कैसे? लोग कितने थे? बावजूद इसकी मम्मी को यकीन नहीं हुआ कि हमारा बेटा और थर्ड कैसे? इसके स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, एनालाइज एनालाइज करोगे। जो ये साइन ने भी पूछा था इस बार, और मैं आगे आपको साबित कर दूंगा कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। चलो, अब एम्पिरिकल फेज मतलब साइंटिफिक, जो एविडेंस के थ्रू प्रूव हो सकती है, क्योंकि रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है और साइंस सिर्फ एविडेंस पे यकीन करती है। कर दिया कि नहीं? और आप लोग भी एविडेंस पे यकीन करते हो, और हमने वो बहुत सारे एविडेंस लगा रखे हैं आपके चारों तरफ, लगा रखे कि नहीं? और आप लोगों के लिए भी जगह खाली छोड़ रखी है। कहाँ पे? वो जो है ना लास्ट में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट आप हो सकते हो, सिर्फ एक ही जगह छोड़िए, छोड़िए कि नहीं? आप पोस्टर में देख लो आप लास्ट में कि नेक्स्ट आप हो सकते हो। तुम सोचो एक जगह पे क्या करोगे? नहीं, वो पूरा ही पोस्टर हटाएंगे, ठीक है? जब आप लोगों का बनेगा तो नया आ जाएगा। अभी जल्दी नॉर्सेट 6 वालों का पोस्टर लगने वाला है यहाँ पर, और फिर नॉर्सेट 7 में आप लोगों का भी लगेगा कि नहीं? हाँ, अच्छी फोटो खिंचवा लो अभी से मुंह धोके, क्योंकि एग्जाम के दिनों में स्ट्रेस होती है और वो फोटो में हॉल टिकट वाली फोटो जैसा आएगा। हाँ, आज ही खिंचवा लो, और जरूर से झूठ ना बोले, वरना आज वाली भी फोटो अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं धो डालूंगा, फिर मुंह उतर जाएगा, फिर वो फोटो में दिखेगा। दिखेगा कि नहीं बच्चों? चलो, अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, एक्चुअल रिसर्च कर लिया, अब उसका क्या करोगे? एनालाइज एनालाइज करोगे कि नहीं? और मैंने उस होशियार बच्चे की कहानी तो बताई रखी है जिसने कहा था पापा पापा मैं घर जाके थर्ड आया हूँ। बताया कि नहीं? नहीं पता तुम लोगों को? आपने एक बच्चा था जो वहां बैठा हुआ है, वो घर गया और बोले पापा मैं थर्ड आया हूँ। इसके पापा बहुत खुश हो गए, बोले हमारे तो पूरे कोई खानदान में आज तक थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं आया, और ये बच्चा थर्ड आ गया है। उन्होंने सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली, और ये बच्चा भी बहुत शातिर, इसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखी है, किस तरह से डेटा को इंटरप्रेट करना है। सब कुछ होने के बावजूद इसकी मम्मी को यकीन नहीं हुआ कि हमारा बेटा और थर्ड कैसे? उन्होंने पूछ लिया कि बेटा टोटल लोग कितने थे, तो इसने कहा 3। तो एक्चुअली तो ये क्या था? लास्ट था, बट उसने स्टैटिस्टिक का ज्ञान यूज करा और उसने अपने आप को क्या कर दिया? जो 10th फेल होते हैं वो अपने आप को 9th पास बताते हैं, बताते हैं कि नहीं? जैसे सामने वाले को क्या लगे कि अभी तक ये 9th में ही होगा या 10th इसने दी नहीं है, तो ये डेटा एनालाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसमें से मीनिंग निकालनी पड़ती है कि वेदर ये थर्ड जो आया ये अच्छी बात है या बुरी बात है, या पिछले रिजल्ट से कुछ बदलाव है या वैसा ही है। और अब जो भी रिजल्ट आया उसको अपन जेब में रख के तो नहीं बैठ सकते, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो दैट इज डिसेमिनेशन फेज। समझ में आ गया? अब मैच द फॉलोइंग आपके लिए आसान हो जाएगा कि नहीं? तो ये डिसाइडिंग सैंपलिंग प्लान कि कैसा रिसर्च करूंगा, किनको सैंपल लूंगा, कैसे डेटा कलेक्ट करूंगा, ये सब किसमें आएंगे? डिजाइन एंड डिजाइन एंड डिजाइन एंड प्लानिंग फेज के अंदर। सो अब आप जब देखें तो एम्पिरिकल इससे मैच करना पड़ेगा एक्चुअली हमें तो पहले, है ना? एम्पिरिकल फेज में पहले क्या आएगा वो देखते हैं। एम्पिरिकल फेज में क्या आएगा? कलेक्टिंग द डेटा, क्योंकि लिस्ट 1 को 2 के साथ मैच करें ना, तो एम्पिरिकल फेज में आएगा पहला कलेक्टिंग द डेटा, यानी कि पहला आंसर आपका 3 होना चाहिए रिस्पांस की शुरुआत में। फिर डिजाइन एंड प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं? सैंपल कैसे लेंगे, रिसर्च डिजाइन कौन सी होगी, सैंपल साइज क्या होगा, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, वगैरह वगैरह। तो फिर आपके क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। फिर नेक्स्ट फेज में क्या करेंगे? डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन में क्या करेंगे? हम रिसर्च को कम्युनिकेट करेंगे, और कम्युनिकेट करने वाला यहाँ है नहीं ऑप्शन में, क्या है? यूटिलाइज करना, जो कि लास्ट स्टेप होगा, होगा कि नहीं? यूटिलाइजिंग रिसर्च फाइंडिंग, फिर ये 4 आ जाएगा। फिर बचा क्या? एनालिटिक फेज। एनालिसिस में हम एनालाइज करके फिर इंटरप्रेट करते हैं, उसमें से मीनिंग निकालते हैं। तो ये क्या गया? 3 1 4 2। 3 1 4 2 कहां जा रहा है आप लोगों को? सी में। तो आंसर क्या होगा? सी। तो मैं तो फॉलोइंग के लिए आपको पूरा कांसेप्ट याद रखने की कोशिश करते रहनी है। कोई डाउट यहां तक? ओके, तो यानी कि रिसर्च प्रोसेस के फेजेस आपको याद रखने हैं, रिसर्च प्रोसेस की फेजेस। और ये फेजेस सिर्फ बैठ के याद नहीं रख सकते, रख सकते हो क्या? तो इसको पूरा सिस्टमैटिक तरीके से समझना है। सारे बैच की क्लास यही होगी बच्चों आज, है ना? कुछ लोग परेशान हो रहे हैं हमारे बैच की क्लास कहां चली गई, और कुछ बच्चे जो नादान होते हैं यहाँ पर ना, वो लिखते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको क्या लग रहा है? जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बात जब हम बताएंगे तो लोग खुश होंगे। खुश होंगे क्या? यदि आप गली में जा जाके घूम घूम के कह रहे हो मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो गली वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? कि ये तो हाँ वो है जो मैं तो अपने मुंह से बोलता भी नहीं। इसीलिए यदि नहीं आ रहा तो प्रयास करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? सिर्फ चिल्ला चिल्ला के भोंपू बजाएंगे कि मेरे पैर काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो दुनिया तो मजे लेगी, लेगी कि नहीं? अपने को प्रयास करना है। तो ये बच्चे शायद नए मेरे हाथों पे हाथे पहली बार ही चढ़े होंगे, अब नहीं लिखेंगे। तो कंसेप्चुअल फेज, पहली फेज। आप लोगों ने रिसर्च किया होगा, तो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम पिक करनी है। रिसर्च में हमें करना क्या होता है? कोई एक प्रॉब्लम जिसका हमें कोई संभावित सॉल्यूशन ढूंढना है, या कोई एक क्वेश्चन जिसका हमें आंसर ढूंढना है, यही तो होता है रिसर्च का पर्पस। या कुछ कंसेप्ट है उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, हमें ये ट्राई करनी है। यस। तो एज ए रिसर्चर आप एक ही रिसर्च में सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ तो नहीं ढूंढ सकते ना एक ही रिसर्च में। पहले आपको तय करना है कि आज आप कौन सा रिसर्च करना चाहते हो। अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एक क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम लेनी है, और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। क्या करना है? ये तो सिर्फ कंसेप्ट है। क्या है? कंसेप्ट। अभी आप लोगों ने अपने घर के बारे में सोचा था, ड्रीम हाउस जो आप बनाओगे नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद? कितने लोगों ने सोचा है? अरे वाह, वेरी गुड। काफी लोगों ने सोच रखा है। तो एक जब भी आप किसी घर के आगे से गुजरते हो या कोई फोटो देखते हो तो लगता है यार मेरा घर ये होगा। फिर अपन दूसरा देखते हैं, बोलते हैं अच्छा थोड़ा सा इसमें से भी कुछ डिजाइन वाला पार्ट ले लूंगा। यस, ऐसा रहता कि नहीं? तो ये सब कंसेप्चुअल फेज है। क्या है? फिर आप एरिया चुनते हो कि कौन सी लोकेलिटी में बनाऊंगा, या मतलब बहुत सारे दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं कि नहीं? पर अभी आपने कुछ उसमें से आगे प्लानिंग करी है क्या? नहीं, सोच ही रहे हो। क्या कर रहे हो? सिर्फ सोच रहे हो। ये मेंटल फेज है। क्या है? रिसर्चर के मेंटल फेज। अभी और होमवर्क करेगा और जानकारी जुटाएगा, लोगों से मिलेगा, जो एक्सपीरियंस है उनका गाइडेंस लेगा। तो मेंटल फेज, कंसेप्चुअल फेज मतलब मेंटल फेज। इसमें आपने एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया, फिर उसको डीलिमिट किया। और डीलिमिटेशन का मतलब मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, यानी कि यू हैव टू सेट योर लिमिट फर्स्ट। कि अच्छा अपना बजट 1 करोड़ रुपए है, तो अब अपन 5 करोड़ वाले घर के बारे में नहीं सोच सकते। सोचेंगे क्या? वो बाद में देखेंगे जब और 8-10 साल बाद और अपग्रेड करेंगे तब। पॉसिबल है कि नहीं? तुम लोग अभी 1 करोड़ के घर का सपना देख रहे हो क्या? नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 करोड़ में कुछ खास आएगा नहीं जब आप लोग घर बनाने की बात करोगे तब। हाँ, रियलिटी है ये। यस। तो डीलिमिट करने का मतलब यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज,
कि ये एरिया अपने बजट को सूट करता है, पॉश कॉलोनी वाला प्लॉट अपन खरीद, ये वाला एक फाइनल करते टाइम पहले कुछ एरिया देख लेंगे कि इस एरिया के आसपास जो एम से ज्यादा दूर भी नहीं है पर बहुत ज्यादा महंगा भी, ऐसा कुछ सोचोगे कि नहीं? सो ये आपने क्या करा, फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिलिमिटिंग कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढूंगा और ये मेरी बाउंड्रीज होगी। अब आप क्या करोगे, उस एरिया में और कोई यदि रह रहा है, किसी ने अभी अभी घर बनाया और नर्सिंग ऑफिसर ने या आपके साथ काम करने वाले में, देन यू विल रिव्यू द लिटरेचर कि भाई मैं भी इस लोकेलिटी में ढूंढ रहा हूँ, यहाँ कोई समस्या है क्या, पानी बिजली सड़क सुरक्षा किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, ऐसा कुछ फीडबैक तो लोगे कि नहीं, जिससे यदि उनको कोई प्रॉब्लम आई हुई हो तो अपन पहले से ही पता कर लें कि हाँ भाई मे बी डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम है, लोन अप्रूव नहीं होता प्रोबेबली इस एरिया में, या यहाँ बाढ़ का पानी जमा होता है तो आपके घर में ये कुछ मैटर हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक छोटा डॉन रहता है तो आपको इस डॉन की गुलामी करनी पड़ेगी वरना डॉन आपको टपका देगा। हर एरिया में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं कि नहीं, या एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है आपके पास में जहाँ हमेशा कुछ गड़बड़ी रहती है, या मार्केट प्लेस है या रेलवे स्टेशन है या ट्रेन लाइन गुजर रही है, आप सौ और हॉर्न नहीं बजेंगे, तो मतलब उस हिसाब से आप रिव्यू लोगे, क्या लोगे रिव्यू। तो हम रिसर्च में भी क्या करते हैं, जो हमने प्रॉब्लम सर्च करी है अब हम बुक्स इंटरनेट में उसका आंसर ढूंढेंगे कि क्या किसी ने ऑलरेडी इस प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट कर रखा है क्या, यस तो फिर हमें करने की जरूरत नहीं, यदि किसी ने कहा हम रिपीट करना चाहते हैं कि क्या ये हमारे पे भी वर्क होता है क्या, देन यू रिपीट दैट, आंसर कर रखा है बट एक्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, तो गैप कितना, हम सिर्फ गैप को फुलफिल करें, समझ पा रहे हो आप। सो दिस इज कॉल्ड एज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसलिए हम लोग भी कहते हैं आप लोग भी हमारा अच्छा अच्छा रिव्यू लिखो, और तुम लोग लिखते ही क्यों, क्योंकि कोई भी यूजर होगा तो पहले वो पुराने यूजर्स का एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेगा कि नहीं, ये नेचुरल टेंडेंसी है, और ऑनलाइन में तो ये आजकल बहुत ही ज्यादा होता है कि नहीं। आप लोग भी ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका रिव्यू चेक करते हो, एक दो ने लिख दिया कि बहुत खराब है, फिर अपन थोड़ा सा बिदक जाते हैं, आज नहीं खरीदेंगे क्योंकि रिव्यू अच्छा नहीं लिखा हुआ, और रिव्यू कौन लिखता है, जो दुखी है वो तो लिखेगा ही लिखेगा, और जो खुश है वो तो चुप बैठा रहता है, और कुछ लोग तो दुखी किसी न किसी कारण से हो जाते हैं कि नहीं। जैसे आज मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी हमारे एक बच्ची बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में उसने एडमिशन लिया, आज उसके एक रिलेटिव आए और मेरे को कह रहे बच्ची पढ़ नहीं सकती, मैंने कहा क्या हुआ, बोले सर उसकी एक ही किडनी है, मैंने कहा कहाँ गया किडनी, और तुमको आज ही पता चला एडमिशन लेने के बाद, सुनो तो सही बहाने कैसे कैसे होते हैं, तो मैंने कहा क्या, हेलो आ रही है अभी, ओके। सो एक किडनी की तरह हमारे यहाँ एक ही बैटरी थी मेरे को लग रहा है, सो एक किडनी कहाँ गई, मैंने कहा भाई कैसे पता किया तुम लोगों ने, अरे तो बेटा यहाँ था ऑलरेडी। सो उसने कहा सर बच्ची की तबीयत खराब थी तो हम उनको चेकअप करवाने ले गए, चेकअप करवाया सोनोग्राफी करवाई, तब पता चला इसके तो एक ही किडनी है, अब बच्ची डिप्रेशन में चली गई है और अब वो कह रही है वो पढ़ेगी सिर्फ घर पे ही, तो मैंने घर पे रहने से दूसरी किडनी उगाएगी, तो बोले ऐसा तो नहीं है, तो फिर मैंने आगे भी नर्सिंग नहीं करनी है, नौकरी नहीं करनी है, तो क्या वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल वो पढ़ाई, तुम्हारी कितनी किडनी है, सोनोग्राफी करवाई है क्या, जो बेटा मैं कह रहा हूँ आजकल मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं, जस्ट आप लोगों को एग्जांपल बता रहा। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक टॉपिक है, कैसे साइंटिफिकली रिव्यू करना है ये लिटरेचर, ये आपको एक आर्ट डेवलप करनी पड़ती है। जैसे आप एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए पहले ऐसे देखते हो ना, और जो भी क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नाम से चल रही होती है तुम वहां कूद पड़ते हो, ये आ गया, पढ़ते हो कैसे, झूठे कहीं के, मेरे पास आंतरिक शक्तियां हैं, वो एवरेज टीचर की तरह तुम लोग ना मुंह पे नो नो बोल बोल के ना ऐसा मत करो, सच बोलो मेरे सामने, और जो सच एक्सेप्ट कर लेता है मैं उसको माफ भी कर देता हूँ तुरंत। हाँ हाँ बताओ फटाफट से बताओ, गलती हो जाती है मुझे पता है, आगे से करोगे ऐसा, ओके फिर ठीक है। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में वो बच्चे वही ढूंढते रहते हैं, ये पहले आया था, पहले ये सही में आया था, पहले ये सही में आया था, और इस बार जो ये सही में आया था वो पहले कभी आया था क्या। सो कई बार रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आपको सिर्फ हिंट मिलता है, आपका रिजल्ट बाकी लोगों के जैसा होगा इसकी कोई गारंटी, बट एटलीस्ट हिंट तो लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं। जैसे हमारे वो बच्चे मणिपुर से आई एक बार अभी जोधपुर में, कौन है मणिपुर से बेटा, आप हो? आपने मुझे लगता है फोन किया, मैं इंसिडेंट बताता हूँ बुरा मत मानना, कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी, यू ओनली ना, यू फ्रॉम मणिपुर, ओके, आई जस्ट मेंशन योर इंसिडेंट्स, सिट डाउन। सो शी केम फ्रॉम मणिपुर और जोधपुर एयरपोर्ट पे, आई थिंक यू केम बाय फ्लाइट राइट, देखो मुझे सब पता होता है, और जैसे ये जोधपुर एयरपोर्ट पे उतरे तब तक तो सब एसी था, आगे नहीं, और बाहर निकलते ही वेलकम टू श्रीनगर 50 डिग्री, तो इस बच्ची ने सिर्फ क्लास का रिव्यू लिया था लेकिन जोधपुर के टेम्परेचर का रिव्यू नहीं लिया, और शी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू हैंडल दिस हीट, मींस उसकी क्लोथिंग उसका मेंटल मेकअप वैसा नहीं था। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हर एस्पेक्ट से आपको बचाता तो है कि आप अपने आप को बेटर कर सकते हो, कुछ गलतियां नहीं करें। तो आप लोग फीडबैक में जरूर लिखना बेटा कि whoever is coming from नॉर्थ ईस्ट मणिपुर should also think about temperature of राजस्थान and come prepared। ये हमारे शुरुआत में हिमाचल वाले बच्चों के साथ भी होता था, वो आगे कहते थे कि यहाँ सर कूलर है ना कोई बात नहीं, लेकिन इनको नहीं पता ना यहाँ कूलर क्या एसी भी जब होना होता है फेल तो होता है, बट आप लोग ये बड़े मस्त रह रहे हैं यहाँ से, और अब हिमाचल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी इनको, जोधपुर एम्स मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, नागपुर मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने इनका एकदम से एडजस्ट करवा दिया। सो इट हैपेंस। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो हम पास्ट में जो वर्क हो चुका है उस एरिया से रिलेटेड उसको सर्च करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन डेटाबेस होता है, क्या होता है डेटाबेस, उसमें
फिर कई बार यदि हम समझ नहीं पाते तो जाके देखते हैं, इसको कहते हैं अंडरटेकिंग क्लिनिकल फील्ड वर्क। बहुत सारे बच्चे मुझे याद है बिहार से, यूपी से यहाँ आके पहले देख के जाते हैं कि ये जो दिखा रहे हैं ये सब है या नहीं। आप में से कितने लोग जो पहले आए देख के गए, या फैमिली मेंबर्स आए देख के गए और फिर बाद में आके एडमिशन लिया? एक भी नहीं, एक तो होता है ऐसा, अभी तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे, मुझे सब पता रहता है। नाम लेके बताऊं क्या है? कुछ लोग तो आ जाते हैं पर दुर्भाग्य से तो देख के वापस जाते हैं ना, उसमें से 90% वापस आ ही नहीं पाते क्योंकि उनको किस्मत ने एक बार मौका दिया था यहाँ तक आने का और वो वापस गए ये सोच के कि देखते हैं, और उलझ गए लाइफ के अंदर। जैसे अपन 1 तारीख से मंडे से जो प्लान बनाते हैं वो रह जाते हैं, हो सकता है। तो क्लिनिकल फील्ड वर्क रिश्ते में तो ये बात होती होती कि नहीं? छोटों से नहीं मानते अपन, घर जाके देख के आते कि नहीं, घर वाले रिश्तेदारों को भी देख के आते कि नहीं, और कोचिंग भी जाके पूछ के आते हैं, कॉलेज वालों से भी पूछते हैं ये बच्चा आपके यहाँ पढ़ा था कि नहीं, कैसा है इसका चाल चलन। और मैं कसम से बता रहा हूँ यदि मेरे से पूछ लिया तो तुम्हारे कुमारे रहने की संभावना 99% बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं तो सच बताऊंगा। और इसीलिए हमने सीसीटीवी लगा रखी है, यकीन नहीं होगा तो वीडियो क्लिप भी भेजूंगा, ये देखो ये देखो। यानी मेरे पे आप लोगों की नौकरी ही नहीं, इसलिए बच के रहना बहुत ज्यादा। मैं कई बार वार्निंग दे नहीं पाता, आज टॉपिक आया इसलिए दे रहा हूँ। ओके ठीक है। और नौकरी के लिए भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगता है, पता है कि नहीं आप लोगों को? और जितना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया तो नौकरी से जा भी सकते हो, ये भी पता है कि नहीं? नहीं पता ना, तुमको कुछ पता भी नहीं, इसलिए तुम नादानी में ये गलतियां कर रहे हो। कोई भी गलती करने से पहले एक बार मेरे से पूछ लेना कि सर ये अलाउड है क्या, तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके चलो ठीक है, फिर ओवरऑल आपने तय कर लिया कि चलो भाई यही है फाइनल। यस ये क्वेश्चन, इसका मैं आंसर सर्च करूंगा, दिस विल बी माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? देन वी विल डिफाइन अ फ्रेमवर्क एंड वी विल डेवलप कंसेप्चुअल डेफिनेशन। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? कोई मॉडल सिस्टम जिसको हम फॉलो करेंगे और हम उस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे नर्सिंग थ्योरीज मॉडल्स आप लाइफ में पढ़ते हो जो रिसर्च के बाद वो मॉडल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, हम क्यों नया मॉडल बनाए, उसी को फॉलो करके रिजल्ट तक पहुंच जाए? पॉसिबल है? सपोज आपने वो थ्योरी देखी होगी, फेमस थ्योरी, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता। पता नहीं बेचारे उस थ्योरी दी कि नहीं, लेकिन लोगों ने झूठा या सच में उसको इतना वायरल कर दिया कि हर सुनने वाले को ये सच लगता है। हमारा मॉडल क्या है? हमारा मॉडल, हम जो काम कर रहे हैं, इधर से फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर डालो, 7-8 महीने जूते घिसो, फिर फ्यूचर हट के क्या बन गया? नर्सिंग ऑफिसर बन के निकलो। ये मॉडल तो सही है कि नहीं? यस। सो इसको सिस्टम मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल में साइंटिफिकली एक मॉडल है, क्या है? सिस्टम मॉडल। तो सिस्टम मॉडल में क्या होता है? एक सिस्टम वर्क करता है, बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करता है। कैसे? देखिए, तो एक होता है इनपुट, क्या इनपुट में जो रॉ मटेरियल है वो आता है। फिर एक प्रोसेस है पूरा कि ये 7 के 7 दिन क्लास, हर ट्यूसडे को टेस्ट, हर अल्टरनेट संडे को मॉडल पेपर, फिर प्री के लिए सारांश क्लासेस, फिर ऐसे और स्पेशल टेस्ट, फिर प्री क्लियर, फिर मेंस के लिए जाने के लिए अचीवर बैच, और फिर मेंस क्लियर, फिर आउटपुट, है ना बेटा? तो ये हो गया प्रोसेस, और प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या था? आउटपुट। तो ये सिस्टम मॉडल हम फॉलो कर सकते हैं, या जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है, या फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी है, या बहुत सारी थ्योरीज आप टाइम टाइम पे लर्न करोगे, वो आपको फॉलो करना है। यस। सो आप तय करोगे कि आप किस प्रकार का मॉडल अपने थ्योरी के लिए, रिसर्च के लिए अपनाना चाहते हो। फिर आप जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं उनको डिफाइन करोगे। क्या करोगे? डिफाइन। इसको ऑपरेशनल या कंसेप्चुअल डेफिनेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशनल और कंसेप्चुअल डेफिनेशन। जैसे रिसर्च इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, हर चीज क्लियर कट डिफाइंड होनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं लिखूं, और मैं वो इस तरह से लिखूं कि पढ़ने वाला भी वही समझे जो मेरा एग्जैक्ट रिजल्ट था। देयर शुड नॉट बी एनी गैप, मिस इंटरप्रिटेशन और मिसकम्युनिकेशन। यस। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि हम हर चीज को क्लियर कट डिफाइन करें। जैसे इंश्योरेंस वाले होते हैं, आप सिम लेने जाते हो, उनमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई रहती है, लिखी हुई रहती है कि नहीं? लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े बिना हर चीज अपन कहते हैं अनलिमिटेड कवरेज, और ले ली पॉलिसी। बाद में टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी नहीं, और मान लो आपने कोई क्लेम आया, अपन गए, बोले सर आपको तो ये क्लेम नहीं मिल सकता। हमने कहा क्यों? बोले ये देखो ये शर्त, ये आपने पढ़ी? क्योंकि उन्होंने तो ऑपरेशनली डिफाइन कर रखा था कि ये किन परिस्थितियों में मिलेगा और किन परिस्थितियों में। यस। सो आपको जो रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हो आप, उसमें जो भी वर्ड आते हो उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपके रिसर्च में क्या है वो आपको लिख के लोगों को समझाना है। जैसे मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, ठीक है? अ स्टडी टू असेस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट नर्सेस इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ राजस्थान। इज इट क्लियर? मैं एक स्टडी कर रहा हूं जिसमें स्टूडेंट नर्सेस को क्या क्या प्रॉब्लम है वो असेस करना चाह रहा हूं। कहां? मे बी राजस्थान के इस वेस्टर्न पार्ट में, पूरे राजस्थान में भी नहीं, पश्चिमी राजस्थान में ओनली। यस। अब आप पूछोगे सर आपकी स्टडी में नर्सेज कौन? नर्सिंग स्टूडेंट जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कौन? क्या जो अभी बीएससी नर्सिंग में है वो फर्स्ट ईयर वाला है क्या? फोर्थ ईयर वाला है क्या? नर्सिंग कर चुका है और कोचिंग कर रहा है वो स्टूडेंट है क्या? प्राइवेट में नौकरी कर रहा है लेकिन वो रजिस्टर्ड नर्स बन चुका है वो स्टूडेंट है क्या? जीएनएम वाला इंक्लूड है क्या? बीएससी वाला इंक्लूड है क्या? एमएससी वाला भी इंक्लूड है क्या? तो मैं इसमें अपना क्राइटेरिया लिखूंगा कि इन माय स्टडी नर्सिंग स्टूडेंट मींस ओनली द स्टूडेंट हु आर इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऑफ बीएससी नर्सिंग, क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, बाद में आदत पड़ जाती है कि नहीं? यस, एडजस्टमेंट हो जाता है। सपोज मैं वही एडजस्ट कर रहा हूं, तो मैंने डिफाइन कर दिया ऑपरेशनली कि मेरी स्टडी के अंदर नर्सिंग स्टूडेंट मींस द स्टूडेंट इन बीएससी और जीएनएम फर्स्ट ईयर स्टडी इन सेलेक्टेड कॉलेजेस ऑफ राजस्थान। क्या गवर्नमेंट कॉलेज वाले ही है, प्राइवेट वाले भी है? तो मैं कहूंगा कि दोनों, या सिर्फ मैं प्राइवेट कॉलेज में स्टडी करूंगी, गवर्नमेंट में तो बेटर फैसिलिटीज हो सकती है, शायद उनको इतनी प्रॉब्लम ना हो। समझ पा रहे हो आप? अब ये तो मैंने नर्सिंग स्टूडेंट को डिफाइन कर दिया। अब प्रॉब्लम फेस्ड बाय, अब प्रॉब्लम से मेरा क्या मतलब? एक स्टूडेंट ने कहा सर मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, एक स्टूडेंट ने कहा सर मेरे को किसी ने ब्लॉक कर दिया है, एक स्टूडेंट ने कहा सर मेरे को कुछ नहीं आता, जैसा भी कह रहे थे मेरे को कुछ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने कहा सर मेरे को नींद बहुत आती है, एक स्टूडेंट ने कहा सर मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, एक ने बताया सर गैस बहुत बन रही है। तो मेरा रिसर्च का तो कचरा हो गया कि नहीं? ये गैस वाला भी बेचारा। तो अब
अब मैं कहूंगा भाई नहीं नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम्स नहीं देखनी है, नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग करिकुलम से रिलेटेड एकेडमिक प्रॉब्लम बताओ, क्या बताओ एकेडमिक प्रॉब्लम, तो मैंने उसको ऑपरेशनली डिफाइन कर दिया। अब आपको पता है कि ये सब प्रॉब्लम सर के रिसर्च में मिलने वाले हैं, सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम्स का ये आंसर। यस, अब वेस्टर्न राजस्थान में मान लो 15 जिले आते हैं, तो आपको सर आप कहां कर रहे हो ये, तो मैं बताऊंगा ये 4-5 जिले जो मैंने सिलेक्ट किए, इसको कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन, हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू यूज दैट वर्ड इन योर रिसर्च, और आपके रिसर्च में उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कोई डाउट? इसमें क्वेश्चन आने वाला है ऑपरेशनल डेफिनेशंस पे, जिसको हम कंसेप्चुअल डेफिनेशंस भी कहते हैं। आप फिर क्या करोगे आगे, अब आप देखोगे कि यदि आपकी स्टडी के अंदर हाइपोथेसिस की जरूरत है, हर स्टडी में हाइपोथेसिस नहीं होता, कुछ स्टडीज हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए की जाती है, कुछ स्टडीज हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए की जाती है। आगे समझेंगे हम, यदि आपकी स्टडी के अंदर हाइपोथेसिस बनता है और उसको यदि आप टेस्ट करना चाहते हो, तो आपको अपना हाइपोथेसिस डेवलप करना या सोच के रखना। जैसे आप लोग पढ़ क्यों रहे हो, पता नहीं, सब पढ़ रहे हैं इसलिए, तो आपका गोल तो क्लियर कट है ना, हाइपोथेसिस का मतलब संभावित रिजल्ट क्या है जो आप चाहते हो, यानी कि इस क्वेश्चन का संभावित आंसर क्या होना चाहिए आपके वर्ड्स में, या इस प्रॉब्लम का आप किस तरह से सॉल्यूशन चाहते हो। आप चाहते हो कि अगली बार नॉट सेट 7 पास, ये हाइपोथेसिस है, आपको ये एक्सेप्ट करना है, आपका हाइपोथेसिस है, यस, बट संभावना है कि आप ज्यादातर लोग कर पाए या कुछ नहीं कर पाए, दोनों पॉसिबिलिटीज तो बनती है कि नहीं। सो आप अपना हाइपोथेसिस लिखोगे, वेरिएबल्स के बीच में पॉसिबल एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप क्या हो सकती है। भाई हमने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये एक वेरिएबल, दूसरा कि एग्जाम में अच्छा ही होगा, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, अच्छे होने की संभावना है, सो दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। तो यहाँ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लोगे आप, कर लोगे कि नहीं, ओके गुड। फिर क्या करना बाकी रह गया, ये तो मेंटल फेज थी, क्या थी, अब आपने आपकी बार नॉट सेट पार कर लिया, तय कर लिया, अब पढ़ोगे कैसे, पढ़ने का प्लान बनाओगे कि नहीं, एक्जैक्ट प्लान कि अब मैं ये थ्योरी बैच पढ़ूंगा, फिर एमसीक्यू करूंगा, फिर टेस्ट सीरीज लूंगा, फिर ये बुक पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसा कुछ प्लान होता कि नहीं। सो नेक्स्ट फेज जो सेकंड फेज आती है वो आती है डिजाइन एंड, अब आपने घर सोचना सोच लिया इस एरिया में बनाऊंगा, प्लॉट फाइनलाइज कर दिया, अब आप आर्किटेक्ट के पास जाओगे कि नहीं, एक उसका नक्शा बनाओगे कि नहीं, डिजाइन, हाँ प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले, आजकल 3D, ये आपका ऐसा दिखेगा घर, ऐसे विंडो यहाँ होगी, डोर यहाँ होगा, बेडरूम यहाँ होगा, किचन यहाँ होगा, सब प्लान पहले करना पड़ेगा, फिर आप वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को दोगे और फिर वो काम स्टार्ट। यस, तो रिसर्च करना कोई घर बनाने से काम, और घर बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा कहाँ से मिलेगा, नौकरी कैसे लगेगी, हाँ, इसलिए बीच बीच में कोई सोच रहा है कि क्या नहीं होगा, तो घर भी नहीं बनेगा यदि यहाँ फोकस नहीं करा तो, और यदि फोकस कर लिया तो लोग आपके बंगलों के सामने से जाते टाइम सेल्फी और लेंगे, और बड़ा बड़ा लिखवाना हो रहा है अपने नाम के आगे नर्सिंग, हाँ ये आजकल मिसिंग है, हमें बहुत ही प्राउडली लिखवाना, तभी लोगों को पता चलता है नर्सिंग ऑफिसर के इतने बड़े घर होते हैं। अभी जब हमने एक स्टोरी शेयर करी, जो स्टूडेंट थी राधा पटना से आई थी अपने यहाँ, तो हमने उसकी स्टोरी शेयर करके यूट्यूब के कमेंट्स देखता हूँ मैं हर बार, उसने एक किसी ने लिखा कोई डॉक्टर फर्जी टाइप का नाम के आगे डॉक्टर लगा रखा, और उसने लिखा नर्स तो बनी है, इतना खुश होने की क्या बात है, कमेंट करके सोशल मीडिया पर बहुत नेगेटिव लोग होते हैं, तो हमें उन लोगों को बताना है कि हम एक्चुअली क्या बने, है ना, जिन लोगों को पता भी नहीं है कि एक नर्सिंग ऑफिसर के पास क्या स्टेटस, क्या रुतबा, कहाँ हम काम करते हैं, कौन लोग अपने कांटेक्ट में आते हैं, और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में तो सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगा देने से वो अपने से आगे थोड़ी निकल जाएंगे क्या, हाँ पक्का लगाना वो नाम पे, नेम प्लेट बनाते टाइम मैं देख रहा हूँ। चलो ठीक है, तो डिजाइन और प्लानिंग मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई, आगे कि नहीं, देखो मैं तुम्हारे घर बनाने में मदद कर रहा हूँ, वो भी फ्री, हाँ, इसलिए अब हमें रिसर्च डिजाइन सिलेक्ट करनी, क्या करनी है, और डिजाइन तो मैंने आपको तय कर दी थी पहले, दो प्रकार रिसर्च होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव, क्या क्वांटिटेटिव, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कौन सा, क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, और क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस के 5 फेजेस होते हैं, उसके हम स्टेप समझ रहे हैं, यस, और पर्पस के हिसाब से ये क्यों करेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं अप्रोच, कौन से, तुरंत ही कोई प्रॉब्लम है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए तो वो कौन सा रिसर्च होता है, अरे शुरू तो मैंने इसी से किया था, एक्शन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च, और बेसिक रिसर्च कौन सा होता है जो नॉलेज या थ्योरी बिल्डअप करने के लिए हम करते हैं। चलो आपने क्वांटिटेटिव डिजाइन सिलेक्ट कर ली, अब क्वांटिटेटिव रिसर्च भी मोटे तौर पे दो प्रकार का होता है, मोटे तौर पे एक होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल मतलब उसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं कर रहे, सिर्फ जो मौजूदा चीज है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसलिए इसको साधारण भाषा में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हम कोई थेरेपी ट्रीटमेंट वगैरह कुछ देके देखते हैं और उसका इफेक्ट स्टडी करते हैं, इफेक्ट स्टडी करते हैं, यहाँ तक तो आसान है। क्वालिटेटिव रिसर्च में भी क्वेश्चन आया था ये सही के अंदर, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इमोशंस, वो चीजें जो एक्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, हम फील कर सकते हैं और उनको पार्टिसिपेंट बन के, जब स्टूडेंट को कैसा लगता है मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो यहाँ खड़े होकर पढ़ाता हूँ, एक दिन मुझे यदि आप लोगों के बीच बैठना पड़े, पूरे 5 घंटे बैठना पड़े, तब मुझे भी पता चलेगा ना कि भाई साहब बच्चों की हालत मुश्किल है कि नहीं, फिर तुमको क्या लगेगा, सर क्या ऐसे पीपीटी लेके आगे खड़े होकर बोल रहे हैं आराम से, लग रहा है कि नहीं, फिर एक दिन तुमको यहाँ खड़ा करें और 2.5 घंटे तुम बोलने की प्लानिंग से आओ, 2.5 मिनट में पसीना पसीना हो जाओ, किरण हो जाए तुम्हारी, और पैर दुखने लग जाए, बीच में 3 बार सुसु आ जाए, तब तुमको पता चले, ओ सर पे क्या गुजर रही है भाई साहब, है ना। तो ये तो जस्ट परसेप्शन तभी होगा जब अपन उस सिचुएशन में खड़े हो, और वो तुम्हारे घर वाले इतने दिन क्या कर रहे हो, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं लाए, तो रिजल्ट कोई रखा हुआ थोड़ी था जो जाके लेके आ गया, उनको नहीं पता ना तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने कम नंबरों से हो सकता है चूक रहे हो, और उसके बाद हमें कैसा लग रहा है, ऊपर से वो तो आपने तो 8 महीने कहा था ना हमारे पास आ जाते पेरेंट वापस ले जाने बच्चों को, 8 महीने हो गए, 8 महीने में मुर्गी थी जो अंडा दिया, 8 महीने में ये चूजा हो गया, अब ये नर्सिंग ऑफिसर बन गया, ले जाओ, ऐसे होता क्या बच्चों, नहीं होता ना, सो इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, हाँ, तो अब अपन ने रिसर्च डिजाइन तय कर ली कि नहीं, अब एक्सपेरिमेंटल में भी कई टाइप्स पढ़ेंगे डिजाइन के, नॉन एक्सपेरिमेंटल के भी कई टाइप्स पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव के भी कुछ टाइप्स में आपको समझाऊंगा। अब आपने चलो तय कर लिया कि आपको नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना है और उसके लिए सूटेबल डिजाइन सिलेक्ट कर लिया, फिर क्या होगा कि अब आपकी रिसर्च में सैंपल कौन होगा, पार्टिसिपेंट तो चाहिए, डेटा किससे लोगे, तो आप सैम्पलिंग प्लान डिस्कस करोगे, क्या करोगे, सैम्पलिंग प्लान। लेकिन यदि आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है
तो आप कोई इंटरवेंशन करने वाले हो, कोई थेरेपी देने वाले हो, कोई प्रयोग करने वाले हो, तो उसका कोई प्रोटोकॉल वगैरह होगा। जैसे सपोज आप बैक मसाज दे उसका इफेक्टिवनेस देख रहे हो, तो बैक मसाज हर 100 पेशेंट को भी वैसी की वैसी दिया जाए, प्रोटोकॉल होगा कि बैक मसाज में ये स्टेप्स होंगे, इतने मिनट तक होगी, इतनी बार होगी, तभी तो वो रिजल्ट टाइप कर पाओगे आप। समझ पा रहे हो आप? यदि कोई मेडिसिन दे रहे हो तो दिन में कितनी बार, किस डोज में, कितने दिनों तक, और उसके बाद आप रिजल्ट देख पाओगे ना। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। यदि आपके रिसर्च में ये लागू होता है तो ये स्टेप आएगा, और यदि ऐसा नहीं है तो आपको अगले स्टेप पे बढ़ जाना है, आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन की जनसंख्या। जैसे मैंने बताया ना, मेरी प्रॉब्लम नर्सिंग स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को असेस करने का मेरा रिसर्च है, तो मेरी पॉपुलेशन कौन हो गए, नर्सिंग स्टूडेंट्स। अब मैं उसमें से सैंपल लूंगा, लूंगा कि नहीं। सो दैट इज आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन एंड डेवलपिंग अ सैंपलिंग प्लान। जैसे मैं एक क्राइटेरिया बनाना है, क्या बनाना है, क्राइटेरिया, तो उस क्राइटेरिया को मैं कहूंगा इंक्लूजन क्राइटेरिया। क्या, इंक्लूजन क्राइटेरिया, कि कौन मेरी स्टडी में इंक्लूड होगा। जैसे नौशा का फॉर्म होता है तो भी उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि नहीं। बीएससी नर्सिंग फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, जीएनएम देन विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यस, कॉलेज अप्रूव्ड बाय आईएनसी, आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए कि नहीं। सो ये इंक्लूजन क्राइटेरिया है कि नहीं। आपने नर्सिंग कर ली, आरएन है, फिर भी कॉलेज अप्रूव्ड नहीं है, तो आप नहीं भर पाओगे ना फॉर्म। सो इसको हम कहते हैं एलिजिबिलिटी या इंक्लूजन क्राइटेरिया, आपने अपने सैंपल के लिए तय करना है, यस। जैसे एज लिमिट दे रखी है इन्होंने या जो कुछ भी आप दोगे। फिर एक होता है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, और कि वो एलिजिबल हो भी गया तो भी हम उसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जो उसके डेटा है वो बाकी डेटा से बहुत अलग होगी, या वो नतीजे को प्रभावित कर सकता है। समझ रहे हो आप? तो सपोज मैं सिर्फ फ्रेशर बच्चों को ले लूं, सेकंड ईयर के बच्चों को ले रहा हूं जो फ्रेश अभी सेकंड ईयर में आए, फर्स्ट ईयर पास करके, लेकिन जो सेकंड ईयर फेल हो गए अभी भी सेकंड ईयर में बैठे हुए, फिर सेकंड ईयर फेल हो गए अभी भी सेकंड ईयर में बैठे हुए, फिर सेकंड ईयर फेल हो गए अभी भी सेकंड ईयर में बैठे हुए, तेरे नाम के राधे की तरह 8 सालों से सिर्फ सेकंड ईयर में ही है, तो उनकी प्रॉब्लम तो अलग होगी ना, होगी कि नहीं बच्चों। तो उनको मैं नहीं लूंगा, वो सेकंड ईयर में होते हैं तो भी, यस। या किसी को कोई नॉन मेडिकल या साइकेट्रिक कंडीशन है, उसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो बाकियों से तो अलग हो गया, इसलिए अपन अपने डेटा से उसको एक्सक्लूड कर दे। ऐसा कुछ हमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी बनाना पड़ता है, एलिजिबल होने के बावजूद भी इन लोगों को हम नहीं लेंगे, उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, यस। ओके गुड। फिर फिर आपको क्या याद रखना है, अब आपने सैंपलिंग डिजाइन चुननी है। क्या चुननी है, हम आगे सैंपलिंग लेने के टेक्निक्स पढ़ेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, या रैंडम या नॉन रैंडम टाइप की। फिर आपको सैंपल साइज देखनी है। क्या देखनी है, कितने सैंपल्स लेने हैं, 30, 50, 100, 500, 1000, 10,000, डिपेंड्स कि ये जो स्टडी है ये किस स्केल पे हो रही है, हमारा पर्पस क्या है एज रिसर्चर, हम कौन से लेवल पे हैं अभी। इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है क्योंकि आपको पूरा रिसर्च इसी के आसपास ही पढ़ना है, इसलिए समझना बहुत ही जरूरी है। अब आपने सैंपल तो तय कर लिया, सिलेक्ट करने का तरीका डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब सैंपल से डेटा कैसे कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, टूल। क्या चाहिए भाई, सपोज आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, नर्स कुछ हो, वार्ड में तो चले गए, काम करने के लिए कुछ इक्विपमेंट तो मटेरियल तो चाहिए ना। बिना मटेरियल के आप परफॉर्म कर सकते हो क्या। तो आपने तय कर दिया नर्सेज की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, सैंपल जो के आसपास वालों को लेना है, इंक्लूजन क्राइटेरिया, सैंपल साइज 100 सब तय कर लिया। अब डेटा कलेक्ट करोगे कैसे, कौन सी जानकारी चाहिए, इसकी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तो बनाओगे कि नहीं। तो वो डेटा कलेक्शन के टूल्स होंगे, क्या होंगे, डेटा कलेक्शन के टूल्स। तो यानी कि वी हैव टू स्पेसिफाई द मेथड्स टू मेजर द रिसर्च वेरिएबल्स, यानी कि टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, 2-3 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास टूल्स। जैसे आप नर्सिंग स्कूल्स में पढ़े, कॉलेजेस में पढ़े, आपने फाइनल ईयर का एग्जाम देना है, हम चेक करते हैं आपको नर्सिंग पूरी याद हुई या नहीं हुई। तो पहले तो हम आपका नॉलेज चेक करते हैं, तो थ्योरी एग्जाम लेते हैं कि नहीं। तो थ्योरी एग्जाम में हम आपको क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, फिर आप आंसर लिख देते हो, फिर हम चेक कर लेते हैं कि नहीं। सो एक तरीका हुआ क्वेश्चनर। क्या, क्वेश्चन पेपर की जगह क्वेश्चनर, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज क्वेश्चनर्स, ठीक। दूसरा तरीका होता है कि हम आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेते हैं, कि आप बीपी लेना जानते हो कि नहीं, आईवी फ्लूइड्स लगा सकते हो कि नहीं, बेड मेकिंग कर सकते हो या नहीं, यस। तो उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं और आप स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करते हो कि नहीं। तो यानी कि एग्जामिनर खुद आंखों से देखेगा, तो वो टेक्निक यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या, ऑब्जर्वेशन। और कई बार हम प्रैक्टिकल एग्जाम के लास्ट में आपका वाइवा भी लेते हैं, क्योंकि लिखने में तो हो सकता है आप लोगों ने कहीं से देख के तुक्का ही मार दिया और रट के आ गए और साथ में चिट ले आए हो, आप मेरे सामने बोल के बताओ, तो उसको कहते हैं इंटरव्यू। वाइवा तो आपने एग्जाम में कहा, उसको एक्चुअली ये टेक्निक क्या कहलाती है, इंटरव्यू। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए 3 बड़े टेक्निक होते हैं, एक तो क्वेश्चनर का यूज करना, दूसरा ऑब्जर्व करना, और तीसरा इंटरव्यू किसी न किसी तरीके से कंडक्ट करना। और भी कई तरीके होते हैं जो इनमें मदद करते हैं, बट मोटे तौर पे कुछ इस प्रकार से, यस। अब आपने तय कर लिया कि आप क्वेश्चन बनाओगे और लोगों को दे दोगे, वो फिल करके देंगे, अपन चेक कर लेंगे और वो डेटा आएगा, उसको एनालाइज करके रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है ये, ओके। अब अब आप फिर क्या करोगे कि यहाँ रिसर्च के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर, हर जगह जो आपका रिसर्च का सैंपल है ना, उसके भी एक ह्यूमन राइट्स होते हैं। सपोज एक ड्रग का ट्रायल होता है, एक टीके का ट्रायल होता है, आपने सैंपल लिए, उसको उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया, उसकी डेथ हो गई, वो तो आपके रिसर्च में पार्टिसिपेंट था, आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी जान चली गई, तो उसकी जान ना जाए उसका क्या प्रावधान है, और जान चली गई तो उसको क्या कॉम्पनसेशन है, उसको क्या क्या रिस्क है, उसको सब एडवांस में बताई, फिर उसका कंसेंट लिया, फिर वो पार्टिसिपेट करे। समझ पा रहे हो ये, यानी कि रिसर्च जो है वो एक इथिकल प्रोसेस है। क्या है, इथिकल। इथिकल का मतलब क्या, कि मोरली, यानी कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लीगल तो बाद में आती है, पहले क्या होती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आप इथिक्स इन नर्सिंग पढ़ते हो वही सब यहाँ रिसर्च में भी अप्लाई होती है। कौन सी प्रिंसिपल्स पढ़ रखे हैं आपने, बेनिफिशियंस, नॉन मालेफिशियंस, जस्टिस, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑटोनॉमी, है ना, वेरासिटी, वो सब यहाँ पे भी लागू करने। हो क्या रहा था, जब हिटलर के टाइम में जर्मनी बहुत डेवलपमेंट कर रहा, तो उन लोगों ने रिसर्च ह्यूमन पे करने, अब ह्यूमन में करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड है, तो उन लोगों ने प्रिजनर्स को चुना। सबसे पहला किसको, कि ऑलरेडी वो सजा याफ्ता है, वो जेल में है, हो सकता है उनको आगे जाके फांसी होने वाली हो, तो यदि कुछ गड़बड़ भी होता है तो ये लोग मानवता के अपराधी थे, अब इनकी वजह से मानवता का कुछ भला हो जाएगा, ये विजन था।
बट धीरे धीरे करते करते बहुत ही डेडली एक्सपेरिमेंट उन पे होने लगे, उनको भयानक कॉम्प्लिकेशंस होने लगे, तब लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो आप रिसर्च नहीं, अत्याचार कर रहे हो, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ आप अपराध कर रहे हो। या गरीब आदिवासियों को या पैसे का लालच देके लोगों को सैंपल बना लेते थे और बाद में उनमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हो गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो ट्रीटमेंट जो उनको दिया जा रहा है उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। समझ में आ रहे हो आप? तो एज ए रिसर्चर, एज ए फार्मा कंपनी, आपको सब डिस्क्लोज करने हैं और उनके राइट्स को सेफगार्ड करते हैं। समझ पा रहे हो? तो वो सब प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं। आप लोग तो कहीं ऐसे सैंपल नहीं बन गए कि 1000 रुपए देंगे और एक दवाई का ट्रायल चल रहा है, वहां जाके सिर्फ बैठे रहना है, दवाई मिलेगी, ब्लड का सैंपल लेंगे आपके, खाने पीने को मिलेगा आपको। ये ट्रुथ है बेटा, आपको पता नहीं, ये कड़वी हकीकत है। एजेंट है मार्केट के अंदर, और हर जगह वो रिक्रूटमेंट क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर ऐसे ही करते हैं कि हमें 100 मेल चाहिए, कुछ नहीं बोले विटामिन की ट्रायल, बाद पता चलता है कैंसर की दवाई जो ट्रायल में थी, वो कैंसर होने की नहीं, कैंसर से बचने की, बट उसका साइड इफेक्ट तो होता ही है, नॉर्मल सेल्स पे होगा कि नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट इस ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं जब पुणे में था 2001 के अंदर, इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल नया नया था, और क्लिनिकल ट्रायल में ये सैंपल लेने के लिए, पेशेंट रिक्रूटमेंट करने के लिए नर्सिंग स्टूडेंट ही एजेंट बने हुए रहते थे। आपको बोलते हैं आपको 1000 मिलेंगे, 5 और ले आओ, उनको 500 देंगे, और उनके रिमेनिंग वाले 500 तू रख लेना। तो ये स्टूडेंट्स की इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ऐसे उसमें बह जाते हैं। तो बहुत सारे सिंडिकेट्स चलते हैं, वो कंसील करते हैं, जानकारी छुपाते हैं, पर्पस नहीं बताते। और इंडिया के अंदर इंसान सबसे सस्ता है, सस्ता है कि नहीं? यदि अमेरिका के अंदर उसे बिना बताए ड्रग ट्रायल कर दिया और बाद में प्रूव होता कि जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर के अंदर भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनसे कैंसर होता है, तो उस पे बिलियंस डॉलर्स का फाइन मुआवजा हर्जाना लगेगा, जॉनसन एंड जॉनसन की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, इतना मुआवजा लगेगा। और ये सब इंडिया में हुआ तो अपन थोड़ा सा घूस दे देंगे, नहीं नहीं, इसके पाउडर से जो अमेरिका में वहां कैंसर होता है, इंडिया में नहीं होता, क्योंकि सबसे सस्ता यहाँ पर क्या है? इंसान है ही नहीं। इंसान है क्या यहाँ पर? आपने आजकल इसका ताजा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट लोग हो, थोड़ा सोचते हो। फिल्मों के अंदर जहां एनिमल्स यूज करते हैं, वहां मेनका गांधी ने पिछले 20 सालों से उत्पात मचा रखा है कि हाथियों के साथ अत्याचार बंद, कुत्ते के साथ अत्याचार बंद, गधे के साथ अत्याचार बंद, शूटिंग के नाम पे, है ना? तो ये सब मूवी सीरियल्स वाले लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इस शूट के दौरान एनिमल को किसी प्रकार का कोई नुकसान, लिखते हैं कि नहीं? और एक्सपर्ट वेटरिनेरियन के गाइडेंस में ये सीन शूट किया जाए, लिखते हैं कि नहीं? और कई कई जगह ये लिखते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स है, इसमें एक्चुअल एनिमल्स का यूज, बट ये सिर्फ एनिमल वाले सीन के नीचे लिखा हुआ, जो हीरो हीरोइन बाकी एक्टर्स वाले सीन है उसके नीचे लिखा हुआ है क्या कि इस शूट के दौरान इस इंसान की किसी भी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई वो नहीं था, और इसको पूरा सही तरीके से रखा गया था, इसके लिए भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स वहां मौजूद थे। लिखा जाता है क्या? ऐसा कोई कानून है ही नहीं। फिर तुमको अपने आप को अनमोल कहते हो तुम लोग, बेटा हो गया अनमोल? उतने तो नहीं, डायमंड तो हमारे लिए हो, हम तो तुम्हें इतनी इज्जत दे ही रहे हैं, वरना भाई साहब जिनके नौकरी नहीं है, आगे बताओ कि समझ गए हैं? अच्छा ठीक है। अब फाइनली फाइनली ये सब एनिमल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इथिकल एस्पेक्ट देखने के बाद अपने अपना प्लान फाइनल कर दिया, रिव्यू कर दिया कि अब अपना प्लान फुल प्रूफ है, क्या कब कैसे सबका आंसर आ गया। अब अपने को कूद पड़ना मैदान के अंदर, कूद पड़ना कि नहीं? एक्चुअल डेटा कलेक्शन को तरफ जाएंगे अभी अपन ने। भाई सैंपल कौन है फाइनलाइज कर लिया, डेटा किन से कलेक्ट करेंगे वो तय कर लिया, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे वो टूल बना लिया, टूल की रिलायबिलिटी वैलिडिटी वगैरह जो कुछ भी होगी वो भी आगे पढ़ेंगे। फिर सैंपल से जानकारी लेंगे, वो प्रोसेस आएगा, आएगा कि नहीं? यानी अब होगा थर्ड फेज के अंदर क्या? एक्चुअल रिसर्च। क्या? एक्चुअल रिसर्च। और एक्चुअल रिसर्च वाली फेज को क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फेज। अब डरने की बात नहीं है, ज्यादा स्टेप है नहीं। क्यों? एम्पिरिकल फेज में आपको डेटा कलेक्ट ही करना है और फिर प्लान करना है एनालिसिस का। एनालिसिस करना नहीं है, एनालिसिस का प्लान करना है, एनालिसिस का प्लान। सो यू हैव टू प्रिपेयर डेटा फॉर एनालिसिस। अब डेटा प्रिपरेशन के भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। जैसे आप नॉर्सेट देते हो, 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट होता है। अब आंसर कैसे निकालेगा कंप्यूटर? तो सबसे पहले वो कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं? कोडिंग समझते हो? कोड देते हैं। राइट आंसर तो उसको देना है 1, मान लो। रॉन्ग आंसर तो उसको देना है -0.33, देना है कि नहीं? ये कोडिंग तो क्या है? यदि आपने लेफ्ट कर दिया तो उसको देना है 0, या फिर राइट आंसर को 4 1 और रॉन्ग आंसर को 1, या जो भी, मतलब कोडिंग का आप उस तरीके से देखोगे, इसको क्या कहते हैं? कोडिंग। फिर राइट रॉन्ग नेगेटिव होने के बाद आपका फाइनल स्कोर आ जाएगा कि नहीं? फिर मेरिट होगी, कट ऑफ्स। क्या? कट ऑफ्स, कितने सीट्स थे, इतने कैंडिडेट्स थे, इतने गुना लेने हैं, ये कट ऑफ्स। अब इससे ऊपर ऊपर कौन है उनको फिल्टर करो और उनकी लगेगी लिस्ट, लगेगी कि नहीं? और वो लिस्ट होगी 25,000 स्टूडेंट्स की, क्योंकि 5,000 सीट्स के लिए 5 टाइम्स लिए उन्होंने। समझ पा रहे हो? तो लिस्ट कैसे आएगी? एक ऐसी मास्टर टेबल आएगी। क्या आएगी वो? एक होती है टेबल और एक होती है मास्टर टेबल। समझ रहे हो आप? एक होता है कुक, एक होता है टेलर, एक होता है मास्टर जी। समझ रहे हो? और एक होता है टीचर। समझ रहे हो कि नहीं? लेवल लेवल। अब मास्टर टेबल क्या होती है? जिसके अंदर सभी लोगों की जानकारी है। ये आपके रोल नंबर, ये आपके मार्क्स, ये आपकी रैंक, और पूरी पूरी 25,000 लोगों की लिस्ट है। ये पीडीएफ इतना लंबा है कि अपन स्क्रॉल करते करते थक जाता है। अब आएगी टेबल, सिर्फ टेबल। वो टेबल क्या है? आपकी मार्कशीट। ये उसमें आपका नाम, रोल नंबर, आपके अटेम्प्टेड राइट रॉन्ग, या इवन क्वेश्चन वाइज लिस्ट भी की, आपका पहला क्वेश्चन राइट था, इसको ये मार्क्स मिल गया, ये दूसरा रॉन्ग था, ये तीसरा छोड़ दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं? सो व्हाट इज मास्टर टेबल? तो आपको बताना है ओवरऑल जो आपके 100 सैंपल्स थे उसके हर क्वेश्चन के रिस्पांस के साथ आपको एक ही शीट पे पूरी समरी मिले, उसको हम कहते हैं मास्टर टेबल। और आजकल कंप्यूटर में ये पॉसिबल है, एक्सेल शीट्स, स्प्रेडशीट्स, सॉफ्टवेयर से जो सारी जानकारियां दे देते हैं। समझ पा रहे हो? तुम सोच रहे थे इसमें क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन है। जब वहां लिखा होगा मास्टर टेबल तो तुम सोच रहे हो टेबल तो दिखता है, इसमें मास्टर कौन है? ओके गुड। अब आपने ये जस्ट प्रिपेयर करा। जैसे हम लोग आजकल आपका ओएमआर वाला टेस्ट ले रहे हैं, ऑफलाइन में ले रहे हैं कि नहीं? तुम वो गोले गोले कर रहे हो, फिर हम स्कैनर में डालते हैं, फिर तुम कह रहे हैं हमारा नंबर कम आ गया। क्यों? क्योंकि स्कैनर वही रीड करता है जो उसको फीड किया था कि गोला पूरा होगा, दूसरे के पास टिक होगा तो वो रीड, उसमें वो कोडिंग रखी हमने, उतना ही बताएगा। नाम तुम दूसरे का लिखते थे पहले, अब सन ऑफ सरदार,
तो अब वहाँ कोई सन ऑफ सरदार है नहीं, रोल नंबर लेता ही नहीं उसको, क्योंकि हम सन ऑफ सरदार को नहीं, हम सबके सन डॉटर्स को पढ़ाते हैं कि नहीं? तो बेसिकली ये फिल्टर करते हैं, फिर ऐसे इनकम्प्लीट हुआ मार्क को, फिर हम टीम को देते हैं कि भाई देखो जरा इन्होंने क्या घोटाले करे हैं, फिर तुम्हारा रिजल्ट उसमें आता नहीं, फिर तुम भड़कते आते हैं कि सर हमारा कहाँ, हम बताइए। ये सब क्या कहता था? प्रिपरेशन ऑफ डेटा फॉर एनालिसिस। इनकम्प्लीट शीट्स का क्या करना है, कैसे उनको सप्लीमेंट्री एफर्ट के थ्रू पूरा करना है। और जब ये हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा। अब एनालिसिस में क्या होगा, आजकल सब चीजों में सॉफ्टवेयर है। जैसे आप बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई निकालने का फॉर्मूला पढ़ते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐप है या गूगल में आप अपनी हाइट और वेट लिखो, बीएमआई को खुद कैलकुलेट करके बता देगा कि नहीं? सो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, क्या है? सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपना डेटा डालते हैं, वो अपने आप प्रोसेस कर लेता है। इसको कहते हैं एनालिसिस। क्या कहते हैं? एनालाइजिंग द डेटा। तो डेटा एनालाइज करते हैं, आपके पास क्या बन जाएगा? रिजल्ट। क्या बनेगा? रिजल्ट। और जब रिजल्ट रेडी हो गया तो अब आपको उसमें से मीनिंग निकालनी है। क्या निकालनी है? मीनिंग, कि आपकी रैंक कौन सी है, और यदि आपकी रैंक थर्ड है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हर बार आखिरी नहीं होता बेटा। आपके यहाँ A14 A13 बैच वालों की रैंक थर्ड आती है, उसको तो गिफ्ट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? सर बुला बुला के कुछ तुमको रोज देते रहते हैं, मैं फोटो देखता हूँ। क्या देते हैं वो? पेन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं पेन ही तो देते हैं, इसलिए हम थर्ड नहीं आते हैं ना। हाँ? मत हो, मेरा क्या जा रहा है? अब जब आपको पता चला कि ये हो गया इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, और उसके बाद क्या करना है? लास्ट फेज। रिजल्ट आ गया, किसी को बताना नहीं है, कानो कान खबर ना हो, छुपा दो। ये तो जब हम फेल हो जाते हैं तब। बहुत सारे बच्चों के घर वाले पूछते ही रहते हैं कि इस बार 9 सेट 7 मतलब 6 का रिजल्ट आया नहीं, हो गया नहीं इस बार, पता नहीं क्या हो गया, ये लोकसभा चुनाव की वजह से ना आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। फिर वो हमारे यहाँ फोटो देख लेते हैं, सम्मान समारोह, 9 सेट 6 टॉपर। तो उनके घर वाले भेजते हैं ये तो ये उनका है, मेरा नहीं है। मेरा सेंटर अहमदाबाद था, वहां का रुका हुआ है। बहुत तरह के वैज्ञानिक है अपने यहाँ, है कि नहीं, जो रिजल्ट को कम्युनिकेट नहीं करते। तुम लोग ऐसा कर रहे हैं क्या? क्या बता घर वालों को कि अभी तक तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, जोधपुर जाने के 8 महीने बाद एलिजिबल होते हैं, ऐसा बताया हुआ है? पक्का? नहीं बता? बता दो, ये भी एक बहाना है जो वर्क करता। मैं फ्री में बता रहा आप लोगों को। चलो डिसेमिनेशन फेज में हम कम्युनिकेट करेंगे फाइंडिंग्स को। क्या करेंगे? जब आपको पता चल गया कि जेएनसी के अंदर जाते ही सिलेक्शन नहीं होता, जाते ही कब होता है? 7-8 महीने बाद। अच्छा, तो 7-8 महीने तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, आते ही हो जाए। मैं आके बाबा बैठा हूँ ऐसे, जो ये लो बच्चों इधर से आलू डाला, और वो नहीं, हमारा एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस। जल्दबाजी में क्या होता है? अबॉर्शन। नहीं पढ़ा अभी सर, मेरे तो नोट्स बना रहे हैं ना, नहीं पता तुम लोग? भाई जिनको जल्दी होती है कि बच्चा जल्दी दुनिया में आ जाए, चाहे माँ को या बेटे बेटी जो भी पेट में है, उनका रिजल्ट क्या होता है? मिसकैरेज। और जो आराम से बैठे हैं कि भाई जो नेचर ने टाइम लिया है वो तो लगेगा, ईडीडी प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, नहीं एलएमपी प्लस 9 मंथ्स प्लस 7, लगेगा कि नहीं? कुछ लोगों को ये पूरा हो गया, वो अंदर उत्पात मचा लेंगे, हमारा क्या नहीं, प्लस माइनस 2 वीक्स भी होता कि नहीं? तो जब भाई साहब नेचर के अंदर यही नियम है, तो आपको उत्पात मचाने का नहीं, पूरा प्रोसेस फॉलो। अभी हम पहुंचे 17वें स्टेप पे, कम्युनिकेटिंग द रिसर्च। कैसे कम्युनिकेट करता है रिसर्चर? तो इसके लिए साइंटिफिक जर्नल्स होती है। क्या होती है? जर्नल्स के नाम सुने क्या बच्चों तुमने? ये आजकल तो ऑनलाइन जर्नल्स भी हो गई, बाकी पब्लिश होती है जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स लिख सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कॉलेजेस में जाके प्रेजेंट कर सकते हो। ये कुछ तरीके होते हैं कि नहीं? सो रिसर्चर अपना साइंटिफिक पेपर लिखता है। क्या लिखता है? साइंटिफिक पेपर। और उस पेपर को हम पब्लिश करते हैं, कई जगह जाके प्रेजेंट करते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा रिजल्ट कैन बी कम्युनिकेटेड टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। और जब आप लोग यहाँ से बाहर जाते हो तब रिजल्ट बताना है 7-8 महीने बाद। बताते हो कि नहीं? क्या बताओगे? कि जिंक है तो, और जिंक है तो सिलेक्शन इज श्योर सिलेक्शन। सिलेक्शन और श्योर सिलेक्शन में फर्क पता है क्या? वही जो मास्टर और टेबल वाली सिंपल टेबल है ना। ओके वेरी गुड। तो ये फाइंडिंग्स आप लोग जरूर बताएं, और कुछ बच्चे बताते नहीं, जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। वो कौन है बच्चे? तुम ऐसे तो नहीं कोई? तुम लोग तो चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हो ना, पक्का? मेरे को ऐसा लगा 2-3 लोग यहाँ पे भी वही मौजूद है जो कह रहे हैं मैं क्यों बताऊं, नहीं बताऊंगा तो क्या होगा, और बताऊंगा तो मेरा क्या फायदा। कौन है वो? आगे वाले? हाँ आगे वाले हो सकते हैं। तुम लोग तो नहीं बच्चों? पीछे वाले? पीछे वाले बच्चे तो भक्त लग रहे हैं यार मेरे को, कम से कम वो लिखने में यकीन जरूर करते हैं ना, उल्टा सीधा कुछ भी लिखो। चलो ठीक है। और लास्ट में हमारा एम क्या है? यूटिलाइजिंग द रिसर्च फाइंडिंग। अब ये देखो, रिसर्चर के हाथ में यहाँ तक ही था, कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग। अब पब्लिक पे, रीडर पे, यूजर पे डिपेंड करता है कि वो यूटिलाइज करे या नहीं। बाबा रामदेव चिल्ला चिल्ला के कह रहा था एलोवेरा, लौकी और ना जाने त्रिफला, ये वो कोरोना में कह रहे थे कि नहीं? उन लोगों ने घरों में भाई साहब एलोवेरा, त्रिफला और ये सब चूर्ण बनाने शुरू कर दिया कि नहीं? पहले कोई नहीं देखता था, जब कोरोना आया और कुछ मिला नहीं, सब लोगों ने लगाने लगा। या प्राणायाम, योगा, आईसीयू में गए, वहां पे सिटी स्कोर देखा, लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं, तब वो कर रहे हैं भस्त्रिका। कर रहे हैं कि नहीं? पहले वो कह रहा था 15 साल की, कर लो नहीं, हम क्यों करें? सो जब लोग यूज करने लगे तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गया कि नहीं? सो अब प्रैक्टिस भी चेंज हो रही है। सो दैट इज व्हाट इज कि हम यूटिलाइजेशन पे फोकस करें, तब ओवरऑल प्रैक्टिस चेंज होगी और न्यू प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करेगी। समझ में आया रिसर्च प्रोसेस? ओके वेरी गुड। किसी को डाउट? होता नहीं तुम लोगों को डाउट आज तक? अब हम रिसर्चर एक प्रॉब्लम्स को लेते हैं, उसको हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है? और प्रॉब्लम को हम लिखते हैं, उसके लिखने को तरीके को हम क्या कहते हैं? रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट। रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने का एक तरीका बताया मैंने आप लोगों को, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने का एक तरीका। नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोस्टिक एसोसिएशन नंदा ने दिया कि पेन, उससे आगे आपको लिखना पड़ेगा एक्यूट पेन, फिर रिलेटेड फैक्टर बताना पड़ेगा, मे बी सर्जिकल इंसिशन,
फिर सेकेंडरी फैक्टर भी बता सकते हो कि सेकेंडरी टू दिस, फिर आपको एविडेंस बताना पड़ेगा, एज एविडेंस बाय लिंपिंग, सपोर्टिंग द पार्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, या जो कुछ भी आप देख पा रहे हो। ये तरीका है कि नहीं? ऐसे ही रिसर्च की प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने का भी एक यूनिवर्सल तरीका बनाया गया है जिससे सब लोग उस कॉमन तरीके को फॉलो करें। सो व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम? रिसर्च प्रॉब्लम तो वही है, द क्वेश्चन और द प्रॉब्लम। जिस क्वेश्चन का हमें आंसर देखना है या जिस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गई, और उसको लिखने का जो तरीका होगा साइंटिफिकली, उसको हम कहेंगे रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और वो लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने लिखी थी रिसर्च प्रॉब्लम पहले, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा जो भी वेरिएबल या इसमें जो लिखा हुआ है वो रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कंपोनेंट नहीं है, हिस्सा नहीं है, या है? क्या पूछ रहे हैं हम? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम? इसके अलावा भी और होते हैं, ऑप्शन 4 देने थे, इसमें से 3 है और एक नहीं है। रिसर्च स्टडी टूल्स, वेरिएबल्स, स्टडी पॉपुलेशन, रिसर्च सेटिंग, क्या है इसमें? ए कैसे? अच्छा देखो, मैंने जो रिसर्च स्टेटमेंट अभी आपने लिया था एग्जांपल में, क्या था? अ स्टडी टू असेस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट नर्सेज इन द सिलेक्टेड एरियाज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। यस, तो हम लास्ट से शुरू करते हैं, कौन से एरियाज राजस्थान के, तो वो क्या कहलाएगी? स्टडी सेटिंग। सेटिंग का मतलब जगह, कहां मैं ये स्टडी कर रहा हूं, वो तो आएगी। फिर मेरी पॉपुलेशन कौन सी थी, मैं किन पे ये स्टडी कर रहा हूं, नर्सिंग स्टूडेंट्स, वो भी आएगी। फिर इसमें वेरिएबल्स क्या था, मैं उनकी प्रॉब्लम्स देख रहा हूं, वो एक वेरिएबल है कि नहीं? फिर अ स्टडी भी तो था शुरू में, अ स्टडी। यस, अ स्टडी नहीं, यहाँ स्टडी टूल्स लिखा है कि आप क्वेश्चनर यूज करोगे, इंटरव्यू यूज करोगे, ऑब्जर्वेशन यूज करोगे, ये कहीं स्टेटमेंट में आए, इसकी जरूरत नहीं होती। समझ पा रहे हो? तो क्या आना चाहिए, कंपलसरी है कम से कम वो तो आए ही आए। ऐसी गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। और इसका आंसर क्या हो गया? ए। तो रिसर्च स्टडी, जो वर्ड सपोज इसमें टूल्स नहीं होता और सिर्फ ये स्टडी होता तो भी आंसर यही होता। स्टडी टू असेस ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है? ये स्टडी टू असेस मतलब सेंटेंस बनाने के लिए लिखते हैं, लेकिन मैं अपने प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन को लिखता हूं, मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या होता, इस प्रॉब्लम को मैं क्वेश्चन फॉर्म में लिख देता, प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट नर्सेज ऑफ राजस्थान, ये मेरा क्वेश्चन था। अब मैं इसका आंसर ढूंढ रहा हूं, इसमें लिस्ट मिलेगी मुझे 1 2 3 4, फिर फ्रीक्वेंसी में कितने परसेंट लोगों को कौन सी प्रॉब्लम है, यही होगा कि नहीं? सो एक होता है रिसर्च क्वेश्चन और एक होता है रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट। शॉर्ट में हम क्वेश्चन लिख देते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और डिटेल में लिखते हैं। अब इसको लिखने के लिए क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी चाहिए, तो आपको ये गाइडलाइन याद रखना, पहले तो पिको था, अभी पिकॉट हो गया है। क्या हो गया है? ये जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम जो आपको मदद करेगी कि ये चीजें होनी चाहिए। इसको जस्ट आप ऐड कर देना, शायद बुक में नहीं लिखा हुआ होगा। पी से क्या है? पी से अभी आपने देखा पॉपुलेशन तो आपको बतानी है, तो पी इज फॉर पॉपुलेशन, यानी कि आप सैंपल्स किनको ले रहे हो, ये स्टडी किस पॉपुलेशन पे कर रहे हो आप। पॉपुलेशन नहीं होगा तो आपको सैंपल मिल जाएगा उसमें कि हु इज सैंपल इन योर स्टडी। यस। आई से यदि कोई इंटरवेंशन हुआ तो जरूरी नहीं हर स्टडी में इंटरवेंशन हो, इंटरवेंशन सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ही होगा। किसमें होगा? एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी तो इंटरवेंशन होगा, बाकी में ये अप्लाइड नहीं होगा। सी से क्या होगा? कंपैरिजन, ये भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ही होगा, कंपैरिजन भी। कंपैरिजन या कंट्रोल भी कह सकते हैं आगे जाके, यहाँ हर बार कंट्रोल पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बेटर वर्ड्स क्या है? कंपैरिजन। यदि मैं आपको कहूं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, यस, आपको यकीन ही नहीं हो रहा है क्या? वेरी गुड, लेकिन किन से? इनसे, इनसे, अपने आप से भी इंटेलिजेंट, वाओ। तो इसने अपना कंपैरिजन खुद के साथ किया। कब? कल वाले अपने आप से, बचपन वाले अपने आप से, परसों वाले अपने आप से, यहाँ आने से पहले वाले अपने आप से। ओके, फोटो ली क्या यहाँ आने से पहले, बिफोर एंड आफ्टर क्या लिखोगे? नहीं ली? क्लियर? असली वाले लेना, फिल्टर लगा लिया, पता नहीं चलेगा कि तुम थे। ओके, अब कंपैरिजन के लिए आपको एक सेकंड पर्सन चाहिए जिसके साथ हम कंपेयर करें। या मैं कहूंगा कि आप टॉल हो, तो बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ, वो अपने आसपास देखेंगे हाँ इनसे तो हूँ कम से कम, है ना? फिर थोड़ा दूर कहेंगे नहीं इनसे तो नहीं हूँ। सो इट इज रिलेटिव, आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो उसके हिसाब से। और कंपैरिजन इसीलिए जिससे आप रिजल्ट को मेजर कर सको, बिना रिजल्ट मेजर करे आप इंप्रूवमेंट्स देख ही नहीं सकते बिना कंपेयर करे। यदि आप पिछले टेस्ट के नंबरों को कंपेयर नहीं करोगे, इस टेस्ट में आपके कम आएगी ज्यादा है, बोल सकते हो क्या? सो दैट इज व्हाट इज कंपैरिजन टू इंटरप्रेट द रिजल्ट। और ये भी किसमें चाहिए? मेनली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। जैसे मैं कहूंगा हमारी दवाई ज्यादा इफेक्टिव है, तो हमारी दवाई वाले रिजल्ट बेहतर होने चाहिए, इसके लिए मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, जो दूसरी मेडिसिन वाला ग्रुप है उसके साथ करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, जो मेंढक समझते तुम लोग, मेंढक, फ्रॉग, कुआ, वेल, कुएं में रहने वाला मेंढक कभी बाहर आता है क्या बच्चों? नहीं आ पाता। क्यों बाहर नहीं आता? क्योंकि उसको लगता है कि कुआ जो है पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पानी कहाँ है, इसी में है। क्योंकि उससे बाहर कुछ देखा नहीं, वो पानी उसके लिए मस्त है। फिर गलती से एक दिन वो बाहर आ गया और उसने तालाब देखा, यस पॉन्ड, ओ माय गॉड जिंदगी वेस्ट कर दी असली तो। और गलती से एक दिन वो रिवर में आ गया, रिवर में उसने कहा ओ माय गॉड तालाब में सड़ रहा था, असली खेल तो। और लास्ट में रिवर पहुंच गई सी के अंदर, वो कहा ओ माय गॉड अब पहुंचा JINC, यस। तो इसलिए आपने को कुओं के मेंढकों के साथ लड़ने का, वो कहे कि हम बेस्ट, तुम नीचे गिरना, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, स्टे देयर। और यहाँ आगे कॉम्पीट करने की कोई खास जरूरत नहीं। तो आप कंट्रोल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अलग अलग लेवल ऑफ कंपैरिजन, कुएं से लगा के सी तक। हाँ, सो कंट्रोल ग्रुप हुआ तो वो लिखना पड़ेगा। ओ से क्या? आउटकम तो लिखना ही पड़ेगा, यानी कि जो इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं यदि उसके अंदर ऐसा कुछ है। जैसे मैंने आपको शुरू में जो क्वेश्चन बताया था मोटिवेशन वाला, जो इंटरवेंशन थेरेपी है उसका बच्चे के सेल्फ एस्टीम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आउटकम वहां सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होना एक्सपेक्टेड है। आप संभावना बनती है कि होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, बट एक्सपेक्टेड तो ये है कि सेल्फ एस्टीम इंप्रूव हो। सो आउटकम रिप्रेजेंट व्हाट रिजल्ट यू प्लान ऑन मेजरिंग टू एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ योर इंटरवेंशन। आप क्या रिजल्ट देखना चाहते हो इस प्रयास का, आपके वर्ड्स में, वो आपको उसमें इंक्लूड करना है यदि ऐसा कोई रिसर्च है। यदि नहीं है डिस्क्रिप्टिव तो आप उसमें वो नहीं लिखोगे, ठीक। फिर लास्ट में टी बचा, टी से टाइम।
क्योंकि कई बार क्या होता है टाइम के हिसाब से रिजल्ट वेरी करता है ना। तीसरे टाइम, टाइम में बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ योर डेटा कलेक्शन, कि आप ये सर्च 6 महीनों में पूरा कर रहे हो, 1 महीने में कर रहे हो, 1 साल में कर रहे हो, 5 साल में कर रहे हो, जैसे लोग कॉन्टेक्स्ट समझ पाए लोग, तो इसमें हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग कोविड, तो लोगों को पता चलेगा चाहिए फाइंडिंग्स ड्यूरिंग कोविड की थी, तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली ऑनलाइन ये मिला की थी, तो वो लिंक कर पाए। या आफ्टर कोविड मान लो ये लिखूं, और मैं चाह रहा हूं कि लोग उसको उस तरह से सोचें कि इसमें आफ्टर कोविड वाला एनालिसिस का एंगल भी है, तो जहां जरूरी पड़ेगी टाइम पीरियड ऑफ दैट स्टडी कैन गिव एडिशनल हिंट टू यूजर्स, आपको टाइम पीरियड भी लिखना चाहिए जहां ऐसा जरूरी हो तो, यानी ये रिकॉर्ड में मेंशन चीजें स्टेटमेंट में होनी चाहिए ही चाहिए यदि आपकी स्टडी उस क्राइटेरिया को सूट करती है तो, और इसके अलावा कोई चीज है तो उसकी जरूरत नहीं है, हो सकती है बट जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो। रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने के लिए गाइडलाइन। अब अब हम करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जब प्रॉब्लम फाइनल हो गई अब हम रिव्यू सर्च करते हैं। तो रिव्यू सर्च करने के लिए पर्पस क्या है रिव्यू का, और ये वर्ड आपको याद रखना है, एक साइटेशन। सुना आपने पहले साइटेशन, साइट करना, ये नहीं होगा तो आपने एक बिब्लियोग्राफी लिखा होगा ना, बिब्लियोग्राफी तो सुना होगा, बिब्लियोग्राफी, ये तो असाइनमेंट या कुछ केस स्टडी लिखते टाइम बिब्लियोग्राफी लिखो तो आप लोग कुछ रेफरेंस लिखते थे, क्या लिखते थे, रेफरेंस। सब लोगों ने किया ऐसा। अब ये रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी या साइटेशन ये सब सेम है क्या, ये सब सेम है क्या। अच्छा आपको मैंने शुरू के अंदर एक कोट बताया, बताया कि नहीं, कि इमेजिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंटेलिजेंस नहीं है, और नीचे जिसने ये कोट दिया था उसका नाम लिखा था एल्बर्ट आइंस्टाइन। मैं अपना नाम भी लिख सकता था, तुम बोलते वाह सर आप कितने बढ़िया थिंकर हो, है ना, होता कि नहीं, बट मैंने कोट करा है कि मैं नहीं कह रहा ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, मैं तो उसको साइट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, साइट मतलब उसकी कही हुई बात को दोहरा रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि ये उनके शब्द है, तो उनको क्रेडिट दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, क्रेडिट दे रहा हूँ, श्रेय दे रहा हूँ कि नहीं। तो रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है, आप जो भी जानकारी जहां से भी ले रहे हो उसका सोर्स बताना है, क्या बताना है, क्यों, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, इसमें प्रूफ चाहिए, क्या चाहिए, प्रूफ। आप जो कुछ भी लिख रहे हो वो पहले कहां लिखा हुआ है, कोई वेरीफाई करना चाहे तो इसलिए आप वो बुक का नाम, पेज नंबर, एडिशन सब लिखते हो, जिससे वो कोई पैराग्राफ उसमें देख ले, अपनी मन से बनाया है आपने वो। आर यू ऑल गेटिंग द पर्पस ऑफ राइटिंग बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस एंड साइटेशन, मतलब क्रेडिट देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम कोई और करे और श्रेय कोई और ले जाए, जैसे चाइनीज चीज अपन लाते हैं मेड इन इंडिया करके भेज देते हैं, तो ये तो करा के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ बेटा, हुआ कि नहीं। तो जिसने रिसर्च किया, इतनी मेहनत करी, उसको क्रेडिट देना बनता है कि नहीं, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, नहीं तो कॉपी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और कॉपी को आगे हम पढ़ेंगे पायरेसी, पायरेसी की जगह आजकल एक वर्ड आ गया प्लेजियरिज्म, क्या, प्लेजियरिज्म धोखाधड़ी है, क्या है, धोखाधड़ी, और धोखाधड़ी क्राइम है, तो हम तो रिसर्चर बने थे, क्रिमिनल थोड़ी बनेंगे, बनेंगे क्या बेटा, हैं, कुछ बच्चे यहाँ स्टूडेंट बने हुए हैं, मेरे को पहले मौका मिला नहीं, बट वो क्रिमिनल बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं, वीडियो के लिंक निकाल के शेयर कर रहे हैं, ऐप के पासवर्ड्स दूसरों को बेच रहे हैं, बेच रहे हैं कि नहीं। अरे मेरे को सब पता है बेटा, ये ना खड़ी करने के अंदर खून पसीने लगा दिए, मेरी हाइट 4 इंच कम हो गई है, क्योंकि मेरे जूते के साथ साथ पैर भी घिस गए 10 सालों से, है ना, तो ये हमारा सपना है, तुम्हारे लिए मक्कारी या टाइम पास हो सकता है, जो ऐसा करे, सबके लिए नहीं बोल रहा, बट जो हमारे सपने के बीच में आया ना बेटा, बचोगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। और यदि तुम लोग थोड़ा बहुत भी टीचर्स की इज्जत करना जानते हो ना, क्योंकि करना एक डिफरेंट है क्राइम करना, जो लोग देख के आंखें बंद करके बैठ रहते हैं या उनके ग्राहक बनते हैं, वो लोग तो हमारे स्टूडेंट बनने के लायक ही नहीं है। जो मैं एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बता रहा था ना, रिसर्च में होना जरूरी है, कौन स्टूडेंट बन सकता है वो तो फिक्स है, लेकिन कौन नहीं बन सकता उसके क्राइटेरिया में ये लाइन जरूर रख लेना कि नमक हरामी, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना, अपने टीचर्स के, अपने संस्थान के साथ गद्दारी, ये बर्दाश्त है क्या, पैसे तो फिर आ जाएंगे, कैरेक्टर आएगा क्या, कैरेक्टर। और इन पैसों से तुम कोई घर चलाने में या अपने मम्मी पापा की मदद नहीं करने वाले, जो ये पैसे बचा लोगे या कुछ कमा लोगे, तो क्या करोगे, नशा करोगे, अनैतिक एक्टिविटीज करोगे, और तो क्या करोगे। और जब ये बात मुझे पता चली ना, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं तो मेरी जो गन पड़ी वो लेके आ ही रहा था, फिर मुझे लगा 400 मर्डर में तो तुरंत ही फांसी हो जाएगी, इस चक्कर में मैंने कंट्रोल करा, वरना आजकल हमलावर तो ट्रम्प को भी गोली मार रहा कि नहीं, तो तुम क्या चीज हो। तो कोचिंग टेम्पररी है, नौकरी भी लग जाएगी, लेकिन बेटा कैरेक्टर नहीं होगा ना, तो वो नौकरी बचेगी नहीं, बचेगी क्या। अभी कल ही हमने एम्स में 3rd ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट को सस्पेंड कराया, क्योंकि वो नीट में दूसरे की एग्जाम देने के लिए पटना जाके 5 लाख रुपए के लिए दूसरी परीक्षा दे रहा था। पटना एम्स ने कल 4 एमबीबीएस स्टूडेंट को सस्पेंड कराया, वो पेपर आउट हुआ, उसमें ऑनलाइन पेपर सॉल्वर बने हुए बैठे थे, गया ना कैरियर उनका, कितने खुश हुए थे घर वाले, नीट क्रैक करिए एमबीबीएस करके एम्स में, 3 साल की एमबीबीएस की मेहनत। तो मैं वेरिफिकेशन वाली बात बता रहा हूँ ना, मेरी एक एफआईआर तुम्हारे ज्वाइनिंग अटका देगी और ज्वाइन किए हुए को घर भिजवा देगी, पता है कि नहीं, वो झूठी ही क्यों ना सही, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पता है कि नहीं बेटा। और एक एफआईआर में 400 नाम एक साथ लिखा सकता हूँ, इसलिए हल्के मत लेना इस बात को, किन नादानों के कहने से आप बहकावे में आ जाओगे, बट तुम कैरेक्टर बिल्ड करने आए हो, एजुकेशन का पर्पस हमारा मेन वो है, नौकरी बाद में मिलेगी, और जब वही नहीं रहेगा तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं टिकेगा लाइफ के अंदर, ये बात मान लो। और कल गुरु पूर्णिमा, इसलिए मैं आज ये लेक्चर एडवांस में दे रहा हूँ, जो कल हो सकता है मेरे को मौका मिले, या और ये तुमको आज एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ कि गुरु पूर्णिमा पे आप शाम को जब तुम बाहर निकलोगे तो क्या करोगे, रोगे क्यों, मार्केट जाओगे, क्या जाओगे, और टीचर्स के लिए गिफ्ट खरीदोगे, ये सब बताना पड़ता है यहाँ पे, समझ में आ रहा कि नहीं। और जिसने भी पाप कर रखे हैं उनको पाप धोने का एक इमीडिएट मौका मिल रहा है, वो उन सारे पैसों को गिफ्ट के तौर पे लौटा दें। और अभी भी यदि किसी को मेरी बात को सीरियसली नहीं लेना है तो सुसाइड तो लोग करते ही है, करते हैं कि नहीं। चलो ठीक है, अब ये साइटेशन, रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी क्या हो गया विलियम्स, खत्म। अच्छा अच्छा ठीक है,
तो यहाँ साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस हम क्यों लिखते हैं कि जिसने ये काम करा है उसको क्रेडिट देना है। क्या देना है? क्रेडिट देना है। और हम साइंटिफिक बने रहे, कोई वेरीफाई करे तो उसको प्रूफ मिल जाए। क्या मिल जाए? अब बिब्लियोग्राफी लिखते टाइम कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑथर्स होते हैं साइंटिफिक रिसर्च में, कई आर्टिकल लिखने वाले लोग होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कई लोग मिलकर वो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो फिर अपन सबका नाम नहीं लिख सकते। जैसे मैं मान लो एफआईआर कर रहा हूँ 400 लोगों पे, तो मेन केस क्या होगा? डॉन 1 2 3 4, लेडी डॉन 1 2 3 4, 6 लोग, और बाकियों के क्या? अन्य। फिर अन्यों के नाम लिख दूंगा, ये 400। समझ रहे हो आप लोग? अन्य, क्योंकि वो वकील इतने नाम थोड़ी पड़ेगा बेटा, जज पागल हो जाएगा भाई साहब, लिस्ट खत्म क्यों नहीं हो रही? अन्य, जो वर्ड अन्य है। तो बिब्लियोग्राफी लिखते टाइम हम एक वर्ड यूज करते हैं, एट ऑल। क्या? ETAL। क्या? ETAL, ये फ्रेंच वर्ड अन्य को दर्शाता है। वह अन्य जो टीम में है, उनका नाम अभी मैं मेंशन नहीं कर सकता। लीगल कोर्ट केस के अंदर ये काफी देखने को मिलता है। जैसे आप बताते हैं वर्मा वह अन्य वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, है ना? वर्मा थे मेन पिटिशनर और उनके साथ 100 लोग थे, क्योंकि ग्रुप में केस करना पड़ता है कई बार। जैसे नर्सिंग स्टूडेंट की भर्ती का कोई प्रॉब्लम हुआ, रिजल्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो ग्रुप में केस करते हैं कि नहीं? तो हम देखा ना वो अन्य। तो अन्य का मतलब है यहाँ एट ऑल। तो जब मैं बिब्लियोग्राफी में साइटेशन में ऑथर्स की संख्या कितने से ज्यादा होगी, तब पहला ऑथर का तो नाम लिख दूंगा, और बाद में आगे क्या लगा दूंगा? एट ऑल। कितने ऑथर्स के नाम लिखने पड़ेंगे मुझे? 6 तक तो मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है? 6 से ज्यादा होंगे तो फिर क्या करेंगे? पहले का नाम लिखेंगे और बाकियों के लिए अन्य। क्या समझ रहे हो आप? तो इसका आंसर क्या होगा? 6। और ये क्वेश्चन कई बार एज इट इज आया हुआ। अब ये बिब्लियोग्राफी लिखने की स्टाइल बताएगा बच्चों आप लोगों को। स्टाइल कौन से मेथड से बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है? वैंक्यूवर, वैंक्यूवर नाम सुना है आप लोगों ने? ओह वेरी गुड। और APA नहीं सुना? APA, APA का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और एक फेमस यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, हार्वर्ड ने भी अपना एक ऐसा सिस्टम बनाया था। ऐसे कई सिस्टम्स है, बट कुछ पॉपुलर है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो ओवरऑल यदि मैं आपको पूछूं रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, तो आप समझ गए इसका पर्पस क्या है? फीडबैक लेना, कि आप मणिपुर से आओ, हिमाचल से आओ, जोधपुर का फीडबैक ले। और ये जोधपुर वाले अभी केदारनाथ चले गए हैं, जोधपुर वाले केदारनाथ चले गए, हम मर रहे हैं गर्मी में, बनियान पहन के चले गए वहां भाई साहब, टेम्परेचर माइनस में जा रहा है रात में, जैकेट भी नहीं ले गए, आप रो रहे। तो इट डिपेंड्स ना, कि आपको पूछना चाहिए ना वहाँ टेम्परेचर कैसे रहता है, स्टडी करनी चाहिए कि नहीं? अब हम बेसिकली इसमें क्या करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, वी आइडेंटिफाई कि कौन सा डेटाबेस, कौन सी जानकारी हमारे लिए जरूरी है, फिर उसको सर्च करते हैं, फिर उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि क्या ये हमारी स्टडी में लिखने लायक, या इसमें कुछ फायदे की बात है, जो है फायदे की बात, फिर वो हम उसको लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से, और जमा करते रहते हैं। और फिर जब हम अपना वर्क करेंगे तो उसमें से यूज करेंगे। समझ पा रहे हो आप लोग? ये पूरा प्रोसेस रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। अब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहाँ करें? ऑनलाइन, ऑफलाइन, पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड, खूब सारा मटेरियल है। जैसे आप लोग क्वेश्चन जमा कर रहे हो ना अभी, तो यहाँ पे आपका पर्पस नहीं है, लेकिन आपने सोचा कि आज से आपको रिसर्च के एमसीक्यू जमा करने हैं। क्या करने हैं? रिसर्च के एमसीक्यू। तो अब आपको जहां भी रिसर्च का एमसीक्यू दिखेगा, आप फोटो लोगे, लिखोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, कुछ तो करके जमा करने की कोशिश करोगे। यस, सो ये एक आपकी रफ शुरुआत है। फिर आप उसको स्टडी करोगे, इसमें से कौन से काम के, कौन से इनकम्प्लीट है, कौन से डुप्लीकेट है, ऐसा करके अपने नोट्स बना लोगे। बना सकते हो कि नहीं? अब हाँ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर दो प्रकार का हो सकता है सोर्स के हिसाब से। सोर्स के हिसाब से एक होता है प्राइमरी और एक सेकंडरी। देखो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो कितनी रिलायबल है, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो आई कहां से। एक होती है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, खुफिया सूत्रों के हवाले से, अंदर की खबर। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, वो अंदर की खबर ही चलाते हैं, क्योंकि उनका चैनल ब्लॉगिंग से हिट होता है। और आजकल एंग्जाइटी सब में रहती है, हर किसी को अंदर की खबर जाननी, जो बाहर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये किताबें बाहर पढ़ी, पढ़ लें, याद कर लें। इनको अंदर की बात चाहिए कि नॉट सेट 7 हो ही रहा है, अरे हो जाएगा, बट तुम क्या तीर मार लोगे तब? ये तो बात की बात हो रहा है ना, बोले हाँ हो रहा है, ओके ओके ओके। तो अंदर की खबर वाले लोग। सो प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या? ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च बाय द रिसर्चर इटसेल्फ। एम्स ने वेबसाइट पे बोल दिया ना, वो तो है प्राइमरी सोर्स। और ये जो खुफिया वाले बहुत सारे बच्चे हमको फोन कर रहे हैं, सर यूट्यूब पे वीडियो देखा था, नॉट सेट के फॉर्म आ गए क्या? मैंने कहा फिर उस वीडियो वाले से पूछो ना, हमें तो पता नहीं चला अभी तक। अब ये आरआरबी का एक सिपू का छोड़ा हुआ है। आरआरबी पता है आप लोगों को? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। भैया आरआरबी 6 सालों से लोगों की दुकान चला रहा है, आरआरबी 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 आर। उनमें से तुम लोग आरआरबी वेट कर रहे हो कि ट्रेन में नर्स बनेंगे, हैं? नहीं कर रहे, बट फॉलो तो कर रहे हैं उन लोगों को जो आरआरबी की वीडियो बनाए। नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो फिर? बीसी हुआ ना, जो हमने इतना दिया वो पढ़ लो पहले। ओके, सो ओरिजिनल सोर्स इज द बेस्ट सोर्स। यदि कोई आपको बोले कि आपके बारे में वो ऐसा बोल रहे हैं, अपन तुरंत भड़क जाते हैं और लड़ाई करने पहुंच जाते हैं, बट वो अफवाह रूमर हो सकती है कि नहीं? इसलिए हमें ऑलवेज वेरीफाई करना बेटर रहता है। तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं कि नहीं? बट हर बार प्राइमरी सोर्स को ढूंढना बहुत ही, सपोज अभी मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलके तो ये लाइन लाया नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेरे को तो नहीं बताई डायरेक्ट। बताइएगा, किसी वेबसाइट ने लिख रखा था कि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, मैंने उस पर भरोसा कर लिया और मैंने ले लिया। हो सकता है उसने गलत लिखा हो, मैं भी गलत बता रहा हूं तुम लोगों को। पॉसिबल है कि नहीं? अब एल्बर्ट आइंस्टाइन आके तो नहीं कहेगा ये गलत है, ये उससे पूछ नहीं सकता हर बार। तो सेकेंडरी सोर्सेज इजीली अवेलेबल होते हैं, बट उनमें गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो हमारे एज ए यूजर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वेरीफाई करें उसको जितना हो सके। बेस्ट सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स। बेस्ट सोर्स प्राइमरी सोर्स। अब आगे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के एग्जांपल भी पढ़ोगे आप नर्सिंग केयर प्लान पढ़ते टाइम, या सेंसस पढ़ते टाइम। रिसर्च में आप डायरेक्ट सैंपल से जो डेटा ले रहे हो वो तो प्राइमरी, पेशेंट की हिस्ट्री रिलेटिव से ले रहे हैं, वो एक्चुअली हिस्ट्री टेकिंग में भले प्राइमरी गिनो आप, बट एक्चुअली वो डेटा सेकेंडरी है। और आप फाइल से पढ़ रहे हो, है ना, जो डॉक्टर ने लिखा आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो, और आपका दोस्त तो आपके उसमें से कॉपी कर रहा है, तो वो गलतियां ही करेगा, करेगा कि नहीं? यस। सो सोर्स ओरिजिनल जिसने डिस्क्राइब किया है तो वो प्राइमरी। ऑल द डिस्क्रिप्शन अदर देन द प्राइमरी सोर्स इज सेकेंडरी सोर्स। जो बयान पुलिस को खुद पीड़ित देता है ना, दैट इज ओनली प्राइमरी सोर्स। तो उसके अलावा कोई प्राइमरी सोर्स नहीं हो सकता। सपोर्टिव और हो सकते हैं, है ना? तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे एविडेंस जो भी हम ले रहे हैं लिटरेचर रिव्यू में, वो ज्यादातर प्राइमरी सोर्स हो, जहां प्राइमरी पॉसिबल नहीं हो, वेरीफाइड सेकेंडरी सोर्सेज हो। बट बेस्ट क्या है? प्राइमरी सोर्स। कोई डाउट यहां तक? ओके वेरी गुड। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए अब क्या हो रहा है? डेटाबेसेस हो गए। क्या हो गए? डेटाबेस।
जैसे आपको कोई टॉपिक सर्च करना है, आजकल कोई चीज की जानकारी सर्च करनी है तो आप कहाँ सर्च करते हो? गूगल में जाते हो और सर्च करते हो, करते हो कि नहीं? और गूगल सब जानता है, और ये मान के बैठे हुए हो आप लोग, बैठे हुए हो कि नहीं? और आप लोगों के अकॉर्डिंग मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी जो कुछ भी होता है उसको गूगल ऑफ नर्सिंग, गूगल ऑफ जिंक, गूगल ऑफ पीडियाट्रिक्स, गूगल ऑफ साइकियाट्रिक ऐसा नाम दे दो तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना? आप लोग बड़ी खुशी खुशी ऐसी उपाधियां देते हो कि नहीं? एक बार आपने गूगल सर्च करा डॉग और उसमें फोटो आ गई डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि किसी ने लिंक करते टाइम डॉग वाले हैशटैग को डोनाल्ड ट्रंप से लिंक करके उसको गालियां दी थी ना बहुत सारी। समझ रहे हो आप लोग? आप गूगल उतना इंटेलिजेंट नहीं लगेगा आपको, लगेगा क्या? सो गूगल क्या कर रहा है, दूसरों के द्वारा की हुई जानकारी को फिल्टर करके आपके सामने रख देता है कि इसने इसका ये कहा, इसने इसका ये कहा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप चूज करोगे, करोगे कि नहीं? तो जो कहना गूगल पे इसका आंसर ये बता रहा है, गूगल पे इसका आंसर ये बता रहा है, यूट्यूब पे इसका आंसर ये बता रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्राइमरी सोर्सेज से वेरीफाई करने की कोशिश करना। समझ रहे हो आप लोग? तो रिलायबिलिटी किसी डेटा की कैसे होती है? तो गूगल एक डेटाबेस है। गूगल क्या है? डेटाबेस। इसको हम सर्च इंजन कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में गूगल क्या है? सर्च इंजन। कुछ लोगों को गूगल में बताओ, हम क्रोम में टाइप करते हैं, मोजिला में टाइप करते हैं, ओपेरा में टाइप करते हैं, हम लोग सफारी में टाइप करते हैं। ऐसे कुछ सर्च इंजन के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, कंप्यूटर्स पे बनाए हुए हैं कि नहीं? आप क्रोम ओपन करो, उसमें कुछ लिखो, अपने आप गूगल पे ले जाएगा। या याहू का भी सर्च बार है और कई लोगों के और सर्च बार है कि नहीं बच्चों? समझ रहे हो आप? तो ये डेटाबेस होते हैं जहां रिसर्चर अपना डेटा पब्लिश करके रखता है। जब यूजर सर्च करता है तो उसका टॉपिक वहां पे दिख जाता है। जैसे आपका फोन बुक है जिसमें आपने नंबर सेव कर रखे हैं, फिर आप नाम सर्च करते हो तो उससे मिलते जुलते नंबर दिखाता कि नहीं? यस। तो वो फोन बुक आपके फोन का डेटाबेस है। क्या है? ऊपर जो सर्च बार है वो सर्च इंजन है, उसमें से सर्च करके मैचिंग वर्ड्स दिखाता है। तो गूगल वही काम करता है। और जो डेटा स्टोर करते हैं उनके बारे में हमें जानना है। स्टोर कौन करता है? जर्नल्स वाले, या जो वेबसाइट्स बना रखी है उन्होंने जहां ये जानकारी लिखी हुई है, जो ब्लॉगर्स जिन्होंने ये ब्लॉग्स लिखे हैं। तो कौन कौन से ऐसे डेटाबेसेस है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ही आजकल सब चलता है। पहले क्या होता था, देखिए जब अपने पास मोबाइल फोन नहीं था ना, तब यदि हमको किसी का फोन नंबर चाहिए था तो हम कहां से सर्च करते थे? कुछ सरकारी डायरियां होती थी, गवर्नमेंट ऑफिसेज के एटलीस्ट प्रिंटेड डायरी एसटीडी कोड के साथ ऐसे दिया रहता था। याद है आपको वो जमाना? यस। सो ऑनलाइन से पहले रिसर्च का डेटाबेस भी ऑफलाइन ऐसे जर्नल्स को बाउंड कर करके बड़े बड़े वॉल्यूम्स में बना के लाइब्रेरी में रखा जाता था। फिर तभी ये इंडेक्स की सिस्टम बना कि आप सर्च कैसे करोगे, यहाँ तक इसमें, इससे आगे इसमें। वकीलों के ऑफिस में जाते हो ना, वकील वो केस फाइल को बाइंड कर करके ऐसे बड़े बड़े केस के जजमेंट लिखते रहते हैं। देखिए आप लोग, टिपिकली वकीलों के वहां तो रखा रहता है। तो उनकी लाइब्रेरी मेंटेन करने का एक सिस्टम है, क्योंकि केस का जो जजमेंट था कोर्ट का उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ता, तभी वो अगले उसमें हवाला देंगे, उसका रेफरेंस देंगे कि तब कोर्ट ने ये कहा था। यस। सो ये सॉफ्टवेयर पेड हो सकते हैं या ओपन सोर्स हो सकते हैं। आपको ये वर्ड याद रखना है, पेड होगा तो आपको फीस देनी पड़ेगी। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री 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 फ्री। कितनी बार? 3 बार। क्यों? क्योंकि एक बार फ्री बोलने से अपने को समझ में आता ही, और 3 बार जब आपने फ्री सुन लिया उसके बाद अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिर्फ फ्री दिखाई देता। समझ रहे हो? अभी यहाँ बाहर लिखा हुआ है सिलेक्शन फ्री फ्री फ्री, और तुम चले गए। क्यों? जाके वहां फ्री जहाँ 3 जगह लिखा हुआ वहां चौथा होगा धोखा। क्या? इसलिए हमारे वर्ड में, आपने हमारे ब्रोशर में फ्री कुछ भी नहीं है क्या? फ्री कुछ? क्या ऑनलाइन कोर्स आप में फ्री है? नहीं है। हॉस्टल फ्री है? गालियां फ्री है? नहीं, वो फ्री नहीं है, वो भी तुम हमको भड़काते हो तब हम देते, है ना? वरना नहीं देते। देते हैं क्या बच्चों? अच्छा ठीक है। सो कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया के अंदर। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट वो भी होती है। सो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का आपको नाम याद रखना, और ये एग्जाम में आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पुराना और फेमस डेटाबेस जो नर्सिंग रिसर्च में यूज किया जाता था, अब इसकी सालाना सब्सक्रिप्शन की कीमत 2 लाख रुपए से भी ज्यादा है। यदि कोई रिसर्चर इसका सब्सक्रिप्शन ले तो उसको बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए लाइब्रेरीज ले ले, जैसे एम्स ने ले लिया, अब एम्स पे जो भी रिसर्च करता है वो वहां उस आईडी में जाके सर्च कर सकता है। समझ रहे हो आप? तो CINAHL, सिनहल कहते हैं हम इसको। क्या है ये? फुल फॉर्म बताओ इसकी। क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक साथ। क्यूमुलेटिव का मतलब एक साथ, और एक साथ नर्सिंग लिटरेचर, फिर नर्सिंग के साथ जो फिजियोथेरेपी और दूसरे जुड़ते हुए अलाइड मतलब साथ में मेल करते हुए सपोर्टिंग जो भी लिटरेचर है वो वहां रख दिया उन्होंने। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आ गया, तो सबसे रेप्यूटेड कोई भी जर्नल होगी वो उस डेटाबेस में लिस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लिस्ट। तभी उस पर भरोसा किया जाता है। जैसे भारत में शेयर बाजार है, कंपनी जो है यदि उसका शेयर शेयर बाजार में लिस्टेड है तो लोगों को भरोसा है कि लिस्टेड कंपनी है, मतलब सेबी की गारंटी है। समझ रहे हो बच्चों ये वर्ड शेयर बाजार, सेबी, लिस्टेड कंपनीज, स्टॉक्स। यस। अब कंपनी लिस्टेड नहीं है और वो अपना कोई शेयर लेके आ रही है, कह रहे हैं आप इसमें पैसे लगाओ आपका पैसा डबल हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाए, खतरा बहुत है। गारंटर कौन है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो जो रेगुलेटेड चीज होती है, तो वो स्टैंडर्ड बना रखा है उन्होंने कि ये जर्नल है, ये फेक नहीं है, यहाँ जो भी रिसर्च छपता है वो पूरा छानबीन करने के बाद पब्लिश होता है। वरना पेड रिसर्च से जो मैंने एक दवाई बनाई, मैंने जर्नल को पैसे दिया, मैंने कहा ये दवाई सबसे प्रभावी है, वो छप गया मार्केट में, सब लोग वही दवाई खरीदने लग गए, तो लोगों के साथ धोखा हो गया कि नहीं? तो इससे बचने के लिए, रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए डेटाबेसेस है। और अब यहाँ हेल्थ रिलेटेड मेडिकल रिसर्च के अंदर पबमेड, पबमेड में जो जर्नल इंडेक्स है, देखिए वर्ड याद रखना, जर्नल जहां वो छपता है रिसर्च आर्टिकल, इंडेक्स का मतलब इसमें लिस्टेड है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या? वो जर्नल पबमेड की वेबसाइट पे है, उसको कहते हैं इंडेक्सिंग ऑफ जर्नल। उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है, क्राइटेरिया बना रखा है। तो क्राइटेरिया पूरा करेगी, जो क्वालिटी मेंटेन करेगी उस जर्नल को वहां अप्रूवल दिखा देंगे। जब उसने क्वालिटी मेंटेन नहीं करेगा उसको नोटिस देंगे, उसने नहीं मानी उसको बाहर कर देंगे। इजी। सो पबमेड गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है रिसर्च, हेल्थ रिसर्च के लिए। और इसके अलावा भी बहुत है, गूगल ने अपना बना दिया जर्नल के लिए, उसका नाम रखा है गूगल सोलर, गूगल स्कॉलर। ऐसे अलग अलग टाइप के रिसर्च पढ़ते हैं अपन, जैसे मेटा एनालिसिस, सिस्टमिक रिव्यू, ऐसे कई टाइप के और रिसर्च होते हैं। तो कुछ स्पेशलाइज्ड हो गए कि हम सिस्टमिक रिव्यू का ही सिर्फ डेटाबेस रखते हैं, तो आसान रहेगा आपको ढूंढने के लिए। जैसे हॉस्पिटल स्पेशलाइज्ड हो गया, न्यूरो सेंटर, कार्डियक सेंटर, तो आपने को पता है कि कार्डियक इमरजेंसी में वहां जाना है, न्यूरो इमरजेंसी में। जनरल हॉस्पिटल में क्यों धक्के खाएं इन डेटाबेस में? यस। तो भले थोड़ा ज्यादा पैसा ले लें
लेकिन ऐसे स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस भी होते हैं। इसका एक एग्जांपल है कॉकरेन, है ना? ये नाम याद रखना, अभी शायद आप उतना नहीं समझ पाओ, बट एटलीस्ट ये क्या है, डेटाबेस है जहां रिसर्च के आर्टिकल जमा रहते हैं। एक मेडलाइन है, मेडलार है, मिलते जुलते नाम के बहुत आ जाते हैं मार्केट में, बिजनेस ये भी एक तरीके से। तो मेडलाइन मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम ऑनलाइन था, और ये कुछ फेमस फेमस वाले। इंडिया ने भी अभी अपना बनाया, क्योंकि आजकल हम सब स्वदेशी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? स्वदेशी। पिछली गवर्नमेंट 10-15 सालों से ये प्रयास कर रही है कि हमारा खुद का सर्वर हो, सर्च इंजन हो। आपने इसका लेटेस्ट एग्जांपल कल देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया, उसके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने माल फायर कर दिया, पूरी दुनिया ठप हो गई। एयरपोर्ट पे कंप्यूटर नहीं चल रहे, बैंक नहीं चल रहे, एटीएम नहीं चल रहे, फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पा रही, मतलब इसको कहते हैं डिजिटल शटडाउन। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट पे इतनी निर्भरता है। कभी इंस्टा फेसबुक डाउन हो जाता है तो अपन थोड़ी देर तक ऑनलाइन नहीं आते, बट बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब सरकार चाहती है कि हम हमारा सिस्टम खुद बनाए, जिससे इन कंपनियों पे निर्भरता कम हो। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट मेरे कंप्यूटर का लाइसेंस बंद कर दे तो मेरे 1 लाख रुपए गए, क्योंकि ये पीसी चलने वाला नहीं। गूगल आपका एंड्रॉइड बंद कर दे और जीमेल आईडी ब्लॉक कर दे तो आपका फोन चलने वाला नहीं। पता है कि नहीं है? इंस्टा आपका अकाउंट सस्पेंड करे तो आप नकली हिना के नाम से, शीना के नाम से आओगे, लेकिन उस अकाउंट से नहीं आ सकते। आ सकते हो क्या? समझ रहे हो? हाँ। तो हम भी अब स्वदेशी बना रहे हैं, उनका नाम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब आने वाले क्वेश्चन यहाँ से बदलेंगे। पुराने लोग तो यही बताते रहेंगे, मैं वो बताऊंगा जो आ सकता है आगे। आपने देसी सर्च इंजन, और उनके नाम अब हिंदी में रख रहे हैं हम अभी, उनके नाम हिंदी में रखे जा रहे हैं, वो भी आपको बताने वाला हूँ। अब एक वर्ड इमेश, इस पे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, MESS की फुल फॉर्म बताओ, बताओ जरा मुझे। हाँ, ऐसे कुछ जो भी नए पॉइंट दिए वो लिख लिया करो फटाफट से। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। देखो आप गूगल करते हो तो भी कुछ 2-4 वर्ड तो लिखते हो ना, नॉर्थ सेट 7 मॉडल लेबर, कुछ तो लिखते होंगे ना, ESI पेपर सॉल्यूशन, कुछ तो लिखोगे तभी वो कुछ लिस्ट बताएगा, बताएगा कि नहीं? आपने जब ESI लिखा तो वो ESI से रिलेटेड बताएगा, फिर उसने मॉडल पेपर लिखा तो वो उससे पुराने बताएगा, फिर आपने 2024 लिखा तो और नए बताने लगेगा, बताएगा कि नहीं? यस। तो हम जो सर्च करते टाइम वर्ड यूज करते हैं, वो हेडिंग यूज करते हैं जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। इसके लिए भी हम रिसर्चर को ट्रेन करते हैं। जैसे आप लिखते हो नॉर्मल हाइट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, और गूगल ने जो पहला रिजल्ट बताया वो गलत आया, और इसीलिए आप क्या करते हो, वो सवाल लिखते हो गूगल में और पहला आंसर जो भी लिखता है वो ले लेते हो, फिर गूगल ने तो ये दिया हुआ है, आप गलत हो। कहते हो क्या ऐसा? हाँ, कहते होंगे तो मेरे को मत कहना, क्यों होता है ना, पता नहीं, भूल गए? एक बात बोल के दिखाना, फिर मैं बताता हूँ। तो हमें एज ए रिसर्चर मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स वर्ड यूज करना। जैसे आप कहोगे पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये वर्ड से जो आपको रिसर्च आएगा वो किसने करा होगा? किसी बाबा ने, नीम हकीम ने। हमें ढूंढना है डिसमेनोरिया। क्या ढूंढना है? डिसमेनोरिया। तब जो वर्ड आएंगे, जो लिटरेचर आएगा, वो कोई मेडिकल वर्ड रिलेटेड आएगा। यस। अब ESI नर्सिंग ऑफिसर के अलावा बहुत अकाउंट क्लर्क, इनकी भी तो भर्तियां करवाता रहता है। आप RR की लिखोगे, RR की तो पायलट की, गार्ड की, ट्रेन की, लाइनमैन की, सबकी भर्ती भी तो करता है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती कब आएगी तब अपन देखेंगे। तो ये आप जितना पर्टिकुलर वो सर्च वर्ड डालोगे, आपको उतने ही सही रिजल्ट पहले पेज पे मिलने की संभावना बनेगी। ये मैश कहलाता है। क्या कहलाता है? मैश, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। और इसकी भी लंबी ट्रेनिंग है, कुछ भी आसान और शॉर्टकट में तो सिखाया नहीं जा सकता। अब आपको एक याद रखना है यहाँ पर कि सपोज ये सॉफ्टवेयर इतने महंगे हैं कि मैं मेडलाइन की, पबमेड की मेंबरशिप लूं, सेनाल की मेंबरशिप लूं, तो एज ए रिसर्चर मेरे को बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या कोई नया रिसर्चर इन पे रिव्यू कर ही नहीं पाएगा क्या? तो गवर्नमेंट ने ले रखी है अपने लिए मेंबरशिप। कैसे? एक नेशनल लाइब्रेरी बना रखी है, आप उसमें अपनी आईडी पासवर्ड बनाओ और फ्री के अंदर उस लाइब्रेरी का एक्सेस पाओ। जो फ्री वाला मटेरियल गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि कुछ जर्नल्स गवर्नमेंट ने खरीद रखी है अपने लिए। और आपको याद रखना है कि इंडिया के अंदर यहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन नाम से, NLM कहते हैं हम इसको, यूएस में भी इसी नाम से ही मिलता जुलता है, और वहाँ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम लोग रिसर्चर की मदद करें। आर यू गेटिंग दिस? तो उसमें क्या करा है कि जो पबमेड और मेडलाइन वगैरह में जो पेड आर्टिकल है, गवर्नमेंट ने यहाँ उनको खरीद के अपने यूजर्स को फ्री दिखाने की कोशिश की है। तो लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने गाइडलाइन जरूर जारी करी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने, कि आप इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट हेडिंग लिखोगे तो आपको जल्दी अपना टॉपिक मिलेगा, जल्दी अपना टॉपिक सर्च में शो हो जाएगा। यस। तो सिर्फ मैच की फुल फॉर्म लिखनी है और कुछ नहीं। अब इतने से सर्च नहीं होगा, एक होता है बुलियन ऑपरेटर। जैसे आपका दोस्त है सुरेश, कोई सुरेश है क्या अपने यहाँ? आया नहीं, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सुरेश आया नहीं, इसलिए अभी अपन सुरेश को फोन करेंगे, करें? अब मैं फोन नंबर ढूंढ रहा, मेरे फोन में 10 सुरेश, तो मैं कौन से को फोन लगाऊंगा? फिर मैंने याददाश्त के लिए लिख रखा है सुरेश जैन सी, ये लिखना पड़ेगा। अब उसमें जैन सी में भी 5 सुरेश है, फिर मैंने उसमें लिख रखा है सुरेश जैन सी लास्ट बेंच वाला, जो आता नहीं। ऐसा कुछ लिखना पड़ता मन से, तुम लोग ऐसे ऐसे अजीबो गरीब वर्ड लिखते हो, जो अजनबियों के नंबर सेव करने के लिए वो लंबू कालू टिंगू, कई बार ऐसा भी लिखना पड़ता, या कुछ और बेटर वर्ड्स भी। रिस्पेक्टफुल लिखा करो, मेरी सलाह रहेगी। अब क्या हो रहा? तो हम कहेंगे सुरेश A13, नॉट सुरेश A14, क्योंकि मुझे अभी फोन किसको करना है? जो सुरेश A13 है, या फिर मैं जो भी सुरेश है उसको बुलाना चाहूंगा, मैं क्या कहूंगा? सुरेश A13 एंड सुरेश A14 आ जाओ, क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं हूं कि मैं कौन से सुरेश को, क्योंकि मैं तो इंक्वायरी कर रहा ना। इंक्वायरी कौन से मुद्दे की चल रही तुम्हें पता ही है बच्चों? गद्दारी। हाँ, वो बंद नहीं हुई, अभी तक चालू है। तुम सुरेश को बोल मत देना, वो भाग जाएगा, ठीक है? तो जस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ शॉर्ट में हम अपनी सर्च को लिमिट करने के लिए, पर्यायवाची शब्दों को ऐड करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, इनको बुलियन ऑपरेटर कहते हैं। और आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बुलियन ऑपरेटर मेनली कौन कौन है, तो आपको रहने 3, कौन कौन? ये आप सर्च को या एक्सपेंड करना चाहते हो या लिमिट करना चाहते हो। जैसे आप चाहते हो कि डिस्मेनोरिया वाले आर्टिकल्स भी मिल जाए और मेंस्ट्रुअल पेन वाले भी मिल जाए, क्योंकि आप चाहते हो किसी ने डिस्मेनोरिया वर्ड यूज ही नहीं करा आर्टिकल लिखते टाइम, मेंस्ट्रुअल पेन लिखा है, तो आपको वो भी एटलीस्ट रिजल्ट वहां दिखे। तो सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द भी आप लिखना चाहते हो, तो आप वहां क्या लिखोगे बुलियन ऑपरेटर्स में कि सर्च डिस्मेनोरिया एंड मेंस्ट्रुअल पेन, तो वो दोनों के रिजल्ट दिखाएगा वहां। आप कहोगे नहीं मुझे मेंस्ट्रुअल पेन नहीं चाहिए, तो आप क्या कहोगे? गूगल उसका मतलब अपनी मर्जी से निकाल, गूगल बहुत स्मार्ट है। आपने सिर्फ डिस्मेनोरिया लिखा तो भी जिन्होंने मेंस्ट्रुअल पेन लिखा होगा उनको भी वो दिखाएगा।
अपनी भीड़ बढ़ जाएगी वहां पे, बहुत पढ़ना पड़ेगा। तब हम गूगल को कहेंगे गूगल डिसमेनोरिया नॉट मेंस्ट्रुअल पेन, ठीक है, तो ये दिखा भाई मेरे को। यस, तो इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं सर्च को बड़ा करने के लिए या लिमिट करने के लिए, और ये तीन प्रकार के मेन होते हैं, एंड और नॉट। एंड एक नंबर पे, दूसरा है और तीसरा है नॉट। तो जैसे आप ये कहते हैं सुरेश A13 एंड सुरेश A14, ऐसा कहोगे नहीं? या फिर मैं क्या कहूंगा, कोई भी एक चल जाएगा मुझे, सुरेश A13 और सुरेश A14, या फिर मैं बिल्कुल नॉट कहूंगा कि सुरेश A13 नॉट सुरेश A14। ये हम बुलियन ऑपरेटर्स यूज करते हैं इन तीनों को। तो ये तीन कैपिटल्स में लगाते हैं तो सॉफ्टवेयर समझ जाता है कि इसका मतलब है या तो इनको लेना है या नहीं लेना। ये तीन बुलियन ऑपरेटर्स है। आपको क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज रोल ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स इन रिव्यू ऑफ लिटरेचर सर्च, तो आप कहोगे आप सर्च को एक्सपेंड कर सकते हो और एंड लगा के। ये गलती मत करना दोबारा बेटा, ठीक है, ताली बजाने वाली, वरना बजा डालूंगा। एंड दोनों को लेने के लिए, या और दोनों को लेने के लिए, नॉट यानी कि नहीं लेने के लिए। और मेरी क्लास में नॉट क्या होगा? नो क्लैपिंग। ये दिखाने के लिए कि टाइम हो गया है, तुम्हारा टाइम हो चुका है। हो गया तुम्हारा टाइम अभी? यही संस्कारों की बात कर रहा था मैं, और तुम लोग काफी बिगड़ गए हो मेरी एब्सेंस में। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लिखेंगे पेन इन चिल्ड्रन, पेन एंड चिल्ड्रन, पेन और चिल्ड्रन, पेन इन चिल्ड्रन नॉट इन एडल्ट, ऐसे कुछ वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए कुछ कॉमन स्टाइल्स होंगे जिनको हम आगे पढ़ेंगे। वैंक्यूअर स्टाइल, वैंक्यूअर एक शहर है कनाडा के अंदर, उसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो डेवलप करा लाइब्रेरी के लिए। और अभी हेल्थ लिटरेचर में काफी चर्चित रहा था ये एपीए स्टाइल, बट आजकल ये नहीं फॉलो कर रहे हैं हम वैंक्यूअर स्टाइल फॉलो कर रहे हैं हेल्थ लिटरेचर में। बट जो आपकी बुक्स है, ज्यादातर बुक्स वगैरह जो भी लिख रहे हैं वो ज्यादा एपीए स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। डिपेंड कि आप एपीए फॉलो करो वैंक्यूअर फॉलो करो, आपको मेंशन करना है कि आपकी बिब्लियोग्राफी कौन सी स्टाइल में फॉलो हो रही है। और आप जहां रिसर्च करते हो वहां गाइडलाइन भी रहती है। जब आप जिस यूनिवर्सिटी में हो उसकी गाइडलाइन में लिखा हुआ रहेगा कि आपको अपनी बिब्लियोग्राफी वैंक्यूअर स्टाइल में अरेंज करनी है। या फिर आपका टीचर जो पढ़ा रहा है बुक के अंदर वो लिखेगा कि मेरी बुक में जो बिब्लियोग्राफी लिखी हुई है वो एपीए स्टाइल में आपको समझने की कोशिश उसी अकॉर्डिंग करनी है। इज इट क्लियर? ओके देन, यहां तक कोई डाउट? आप ताली बजाते हो तुम लोग। हाँ, और संस्कार जल्दी सीखो बच्चों, है इंपल्सिव नहीं बनना है। इंपल्सिव बनना कभी कभार नुकसानदायक हो जाता है। और जाओगे भी तभी दूसरा रूल, जब मैं चला जाऊं, क्योंकि सबसे पहले कौन जाएगा?